हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मुझे बताएं आवाज आ रही है? क्योंकि मैं लास्ट 15 मिनट से आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं। आज मैंने शपथ ली थी कि 8 बजे से 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होऊंगा, क्योंकि आज से एक नए सेशन की शुरुआत हो रही थी। मैंने 7:59 पे क्लास स्टार्ट कर दी और 17 मिनट की क्लास में ले चुका हूं। 17 मिनट पूरा इंट्रो में कर चुका हूं और आप देख रहे हैं। तो मेरी निगाह चली गई एक बच्चे के स्टेटमेंट पे, मैं एकदम रिदम में था। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक नई शुरुआत आज से, एक नई शुरुआत, एक नए शपथ के साथ कि अब द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों न्यूज पेपर का ऐसा एनालिसिस कि 2026 वाले बच्चे 2026 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस एडिटोरियल एनालिसिस से, न्यूज एनालिसिस से मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट प्राप्त करें। तो ये सेशन 5 मई नोट कर लीजिए, आज से स्टार्ट हो रहा है 2026 वालों के लिए। चूंकि 25 वालों की कहानी 30 अप्रैल तक समाप्त हो गई। पूरे एक वर्ष हम लोगों ने खूब मेहनत की है और 2025 वाले जो भी बच्चे थे जिनके लिए मैंने ये चैनल बनाया था 25 में ही, आप सबको पता है, बहुत अच्छे ढंग से हमने उसका समापन किया है। अब हम 5 मई आज है और आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। चूंकि मंडे वीकेंड पे टॉपिक उतने अच्छे आते नहीं, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी 5 मई। तो अब कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिख लीजिए कि जो बच्चे 2026 में अटेम्प्ट करेंगे, अब उनको क्या करना है। मई 2025 से मई 2026, यानी 5 मई से 25 से 5 मई 2026 तक का कंटेंट इकट्ठा करना है अपने पास। नोट कर लें और कॉपियां बनाएं। केवल मेरे नोट से काम ना चलाएं, ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में। आप कॉपी बनाएंगे, ठीक है ना? याद रखें, कॉपी आपको बनानी है। कॉपी कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। जीएस पेपर 1 की कॉपी आप बनाइए, 3 कॉपियां बनाइए। एक हिस्ट्री एंड कल्चर की, क्योंकि ऑब्वियस हिस्ट्री एंड कल्चर के भी टॉपिक इस बार विस्तार से लिए जाएंगे, यानी कोई भी डे होगा। इंडियन एक्सप्रेस में आता ही आता है, मैं अक्सर छोड़ता हूं, लेकिन इस बार से उसको पकड़ूंगा क्योंकि हिस्ट्री ट्रेडिशनल मान लिया जाता है। सोसाइटी मेरे प्यारे बच्चों और जियोग्राफी कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, आप सबको पता है। तो 3 कॉपियां इनकी आपको बना के रख लेनी है। और जो भी मेरे प्यारे बच्चे मैं यहां पर कंटेंट दूंगा, आपको अलग से मेहनत करनी। 26 वालों को फटाफट काम की चीजें यहां लिख लेनी। और काम की चीज क्या होती है आप सबको पता है, यानी जो मैं IQ IP करता हूं। काम की चीज क्या है? फिर से न्यूज। और जो मैं IQ IP करता हूं वो मेंस के लिए, और बाकी प्रीलिम्स का तो मैंने दिया हुआ, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि प्रीलिम्स का आज से आप देखेंगे, प्रीलिम्स के बॉक्स बने हैं, यानी प्रीलिम्स बॉक्स आइटम या प्रीलिम्स बूस्टर नाम से एक पूरा सेशन ही कंटेंट के रूप में क्रिएट है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास, इसीलिए मैंने सबको कहा कि आपको क्या करना है। फिर दूसरी कॉपी आप बनाएंगे जीएस पेपर 2 की, और इसमें आप पॉलिटी की अलग बनाएंगे। फिर इसके बाद सोशल जस्टिस की एक अलग बनाएंगे, गवर्नेंस की अलग बनाएंगे और IR की अलग बनाएंगे। आप देखेंगे इतना मजा आएगा आपको जब आप मेंस लिखेंगे। आपको किसी की जरूरत, क्योंकि आपको किसी की जरूरत नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि भाई सबके क्वेश्चन आंसर भी तो मैं करा रहा हूं, मॉडल क्वेश्चन एंड मॉडल आंसर। इसी प्रकार से जीएस पेपर 3 की 3 कॉपियां मेरे प्यारे बच्चों आप बनाएंगे। और सॉरी, 4 कॉपियां, एक इकोनॉमी हो गई, एक साइंस एंड टेक हो गई, एक इन्वायरमेंट हो गई, और इन्वायरमेंट के साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट की बना लीजिएगा, और इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की। ये 4। इसके बाद जीएस पेपर 4 के एग्जाम्पल की, नाम ही रख दीजिएगा जीएस पेपर 4 एग्जाम्पल कॉपी, नॉट पूरा कंटेंट, एग्जाम्पल, यानी पर डे कोई न कोई एग्जाम्पल जीएस पेपर 4 पर मैं क्लिक करता ही हूं। अभी भी पार्लियामेंट्री विषय पर, लोकतंत्र यानी संसद के विषय पर एक एथिकल नोट आपको देने वाला, तो आप देख सकते हैं। फिर इसी के साथ एक कॉपी ए से एग्जाम्पल, बस केवल क्या करना है, ए से एग्जाम्पल।
आप इसके लिए बना लीजिए और एक कॉपी अपने अपने ऑप्शनल के लिए बना लीजिए। मैं कौन कौन सा ऑप्शनल कवर करूंगा लिखूंगा नहीं, चूंकि समय बहुत लगता है कंटेंट बनाने में, उसके कारण मेरी व्यस्तता और बढ़ जाएगी। जबकि अभी प्री के एग्जाम के बाद उम्मीद है कि इस बार ठीक ठाक बच्चे मुझे मिलेंगे मेंस के लिए, और बहुत काम करना है। तो ऑप्शनल का मैं यहां जिक्र किया करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, ऑप्शनल का जिक्र यहां पर किया करूंगा क्लास में। और ऑप्शनल में किसका किसका जिक्र होगा, ऑब्वियस है जो टॉपिक आएगा, जैसे एग्रीकल्चर आया तो इकोनॉमिक्स बोल दूंगा, आईआर आया तो पीएसआईआर बोल दूंगा, पॉलिटी आया तो पीएसआईआर बोल दूंगा, वो आप करेंगे। तो लगभग सभी ऑप्शनल आपके अपने जो ऑप्शनल उसकी कॉपी लेकर के बैठिएगा। हिंदी साहित्य वाले भी बैठेंगे अपनी कॉपी लेकर के। इसके साथ साथ इंटरव्यू के भी क्वेश्चन में लेना स्टार्ट करूंगा, लेकिन इंटरव्यू के क्वेश्चन मैं आज से नहीं 1 जून से लेना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ठीक है जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं थोड़ा सा उनका हो जाए, तो इंटरव्यू 1 जून से, उसके पीछे मेरे अपने तर्क हैं, वो मैं आपको 1 जून को ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक इतनी कॉपियां आप बना के अपने घर में रख लीजिए और नोट्स को शॉर्ट में बनाइएगा। ये फाइल आपके पास रहेगी, लेक्चर आपके पास रहेगा, कहीं फंसे तो आपने लेक्चर देख लिया, अदरवाइज आप वही चीज रिवाइज करते हुए चले। पॉइंट इज क्लियर। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस बार आपको तोहफे भी मिलेंगे, और जिस तोहफे का नाम है मेरे प्यारे बच्चों IQIP 360 डिग्री या IQIP 360, यानी हम आपको आज से ही हमारा इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। IQIP 360 का मतलब हम आपको जब 2026 में प्रीलिम्स के पहले पूरा एक आर्ट एंड कल्चर का, पूरा एक हिस्ट्री का, मतलब जो कुछ भी करंट में रहेगा सब आपको एक बुकलेट प्रिंटेड फॉर्म में आपको देंगे, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, पॉइंट इज क्लियर। तो इसका मतलब है कि बहुत प्लान से अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो 2025 वाले बच्चे ध्यान से देखें, आज से समझिए आपके लिए 2026 वाले बच्चे ध्यान से देखें, आपको मई 5 से 30 अप्रैल 2026 तक का पूरा कंटेंट फॉलो करना है। और 2027 वाले जो बच्चे हैं, आप 1 साल और एक्स्ट्रा ले लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ेगी। मई 5 से आप 30 अप्रैल 2027 तक का कंटेंट लीजिए। और 28 वाले हैं तो स्वाभाविक है सेम आप 30 अप्रैल 2028 कर लीजिए। और आपकी सोचने की क्षमता, आप सबको पता है कि जो हिंदू की सबसे बड़ी ताकत आपकी सोचने की क्षमता को मजबूत करता है। 360 डिग्री आपको घुमाता है। चाहे आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दें, आपका स्टेट कुछ भी हो, बिहार पीसीएस दे रहा हूं, यूपी पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, तेलंगाना पीसीएस हो, चूंकि इन सबके बच्चे इसलिए इन सबका जिक्र कर देता हूं, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, अगर जहां पर भी जनरल स्टडीज है वहां की बात करूं, जहां पर ए से है मैं वहां की बात करूं, उत्तराखंड पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, ठीक है, राजस्थान पीसीएस भी हो गया। हालांकि वहां के क्वेश्चन अलग हैं, छोटे छोटे आते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी समझ तो आपकी बन ही जाती है। हिमाचल पीसीएस हो, कोई सा भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, जितने भी पीसीएस आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो ये सबके लिए मददगार होगा। अलग से कि यह पीसीएस होना चाहिए, इस प्रकार की चीज हमें अपने मन में नहीं लानी। बिहार पीसीएस का मैं फिर से कह दूं, जिक्र करता चलूंगा, क्योंकि बिहार पीसीएस में मेरे पास ठीक संख्या में बच्चे हैं, तो जिस कैटेगरी में ऑब्वियस है ज्यादा बच्चे होंगे उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 27 बच्चे हमारे अंडर में ही मेंस लिखे हैं और उनके पेपर अच्छे हुए। उम्मीद करता हूं कि हम सब कुछ बेहतर करेंगे। तो बिहार पीसीएस का आज से हर एक आर्टिकल के बाद एक अलग मैंने कॉलम बनाया है बिहार पीसीएस का। ऐसे ही जिस कैटेगरी के बच्चे, और यूपी पीसीएस वालों को तो सोचना नहीं, आपका तो पूरा यूपीएससी, इसलिए आपने तो सोचना ही नहीं, आपका तो पूरा सिलेबस यूपीएससी, यूपी वालों को तो अलग से यूपीएससी के सोचना ही नहीं। बाकी अन्य सभी स्टेट पीसीएस का जिक्र पीडीएफ में किया गया है, आप अभी देखेंगे। इसका मतलब हम एक साथ हर एक एग्जाम को इसके माध्यम से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्यों आप लोगों को यह फॉलो करना चाहिए, आपको अच्छे से पता है कि अगर आप ऑप्शनल बहुत अच्छे से करते हैं, एथिक्स बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, और करंट अफेयर्स ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आप करते हैं, तो जीएस पेपर 2, 3 आपके कमांड में होता है। जीएस पेपर 1 का सोसाइटी और ज्योग्राफी वाला पार्ट भी आपके कमांड में होता है। तो कहीं ना कहीं आप एक मजबूत स्थिति में रहते हैं
और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पहले बेसिक तैयार हो जाए तो हम करंट पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि भाई आप बेसिक से ही आज की चीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक से ही आज की चीज पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम आपको अगर एग्रीकल्चर में जीन एडिटिंग पढ़ाएंगे कि जीन एडिटेड सीड्स, जीनोम संपादित बीज, तो जीनोम संपादित बीज क्या होते हैं, क्या आपको बताया नहीं जाएगा? कि डायरेक्ट ये बता दिया जाएगा कि कृषि मंत्री ने ऐसे कहा कि जीन एडिटेड एडिटेड सीड जो है वो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस यानी आधार बनने वाले। तो यहां तो ना कृषि मंत्री ने ऐसा कह दिया और फिर उसके बाद बात खत्म, फुल स्टॉप नहीं। कृषि मंत्री ने कहा वो न्यूज होती है, उसके बाद जीन एडिटेड सीड क्या होते हैं वो आपको बताया जाता है। ये कैसे किया जाता है जीन एडिटिंग, कौन कौन से टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, सब टेक्नोलॉजी के बारे में 1-to-1 बॉक्स आइटम कंटेंट होता है। तो ये बेसिक से हम एडवांस की तरफ करंट अफेयर्स में जाते हैं, लेकिन यह मिथ आप छोड़िएगा। खासकर अगर मैं हिंदी माध्यम के बच्चों की बात करूं, आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों तपस्या का समय है। ये विश्वास करिएगा, ये तपस्या का समय है। अगर आप तपस्या नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख सकते हैं इस वर्ष तो बिल्कुल शून्य रिजल्ट हो चुका है। लोअर रैंकिंग के कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए 2, 4, 6 की संख्या में तो सब कुछ शून्य है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत ज्यादा तपस्या करने का समय आ गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, यानी दिल से कर रहे हैं, तो अब तपस्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसी तपस्या का आधार यह है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आपके सामने यह विस्तृत प्लान जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे ही हर एक विषय पर आप देखिएगा, इस बार की पर्सनल मेंटरशिप, इस बार के मेरे कंटेंट, 1 जून से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 3 लेक्चर मेरे स्वयं के हैं, पर डे के 3 फाउंडेशन के लाइव लेक्चर्स। बाकी रवि सर सीसेट हम 1 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीलिम्स की कक्षाएं 1 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी 1 वर्ष तक प्रीलिम्स चलेंगे। प्रीलिम्स का फाउंडेशन बड़ी शिद्दत के साथ इस बार काम करना है कि अगर कुछ कसर रह जाएगी तो उसे 26 में पूरा करेंगे। तो आप सबको भी शपथ लेनी है और ये शपथ तपस्या की होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास कुछ ना हो तो तपस्या ही है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक, गंतव्य तक पहुंचाएगी। अदरवाइज कोई ऑप्शन है नहीं। और आप भी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिएगा मुझे, अगर आप नहीं भी पसंद करते तो भी आपके लिए हिंदी माध्यम में प्रचंड मेहनत करने वाले कितने लोग हैं। यानी जब लोग नहीं है तो आपको खुद करनी पड़ेगी। रास्ता मैं आपको दे रहा हूं यहां पर। ये इस प्रश्न पर मैं हमेशा रहूंगा कि आपको दिल से झांकना पड़ेगा कि कितने लोग मेहनत करने वाले हैं। अगर आपको लगता है ठीक ठाक संख्या है तो मस्त रही, और नहीं है तो खुद तपस्वी बनिए। आप सुनील अभिव्यक्ति को हराइए प्रतिदिन कि सर आज आप आ रहे हैं पढ़ाने के लिए इकोनॉमिक्स का मॉनेटरी पॉलिसी, आपसे बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी मैं समझ के बैठा हूं, बैठी हूं। और ये जो टक्कर होगी गुरु और शिष्य की, ये गिरते हुए रिजल्ट को बेहतर कर पाएगी। अदरवाइज मुकाबला फिर कहूंगा आज नए सेशन की शुरुआत करते हुए 1000 बच्चों में है, वही जो सेलेक्ट हो चुके हैं। जो 1000 इंटरव्यू देकर के फेल हैं, कुल मिलाकर के उन्हीं बच्चों से है जो इस प्रोसेस में शामिल है, और आप जीरो पे खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस जीरो से ऊपर उठना है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ऊपर से इंटरव्यू की मुसीबत, और आपके लिए आपको अच्छे से पता अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो बड़ी शिद्दत से आप मेहनत कीजिएगा। चार्ट मैंने बना दिया, क्या सारे पिक्चर आपको समझ में आ गए? यानी एक बार मुझे सब बच्चे बताएंगे ये सारी चीज समझ में आ गई। कॉपी आप बनाइएगा, ये कॉपी आपने बनानी है। समझ गए? तो अब हम सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज से मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा और डीप एनालिसिस में चलते हैं, क्योंकि यूपीएससी डीप जा रहा है तो हम हल्के में क्यों जाएं, हम भी डीप जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सब ने अगर बना लिया है। विनीता, हाँ सर मस्त स्ट्रेटजी है। नेहा सिंह, सर द हिंदू की फी बढ़ेगी। बेटा अभी ये सब, अभी पहले ये पढ़ लीजिए, जो फैसला होगा वो आपके सामने होगा। आगे बढ़ते हैं। और स्वाभाविक रूप से आप सबको यार फी वगैरह के लिए तैयार रहना होगा। उसके पीछे रीजन ये होता है, मैं नहीं कह रहा हूं बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो मेरा मुद्दा नहीं है, वो तो टीम डिसाइड करती है। जो हमें सुविधाएं दे रहे हैं अगर उनको हम
कमवाएंगे नहीं तो हमारी सुविधाएं वो बंद कर देंगे। ये जो आप ये सारी सुविधा जो आप ले रहे हैं ना, हमारी थोड़े होती है, ये जिनकी होती है, ठीक है ना, वो सुविधा ही बंद कर देंगे। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि पैसा क्या होता है क्या नहीं होता। ये सुविधा, ये जो आप किसी ने हमें ऐप दिया, हमारा ऐप तो है नहीं, ठीक है, कोई हमें यूट्यूब पे सपोर्ट दे रहा है, उनकी एक बड़ी टीम है, ऐप वालों की बड़ी, तो हम अगर काम नहीं करेंगे, हम उनको देंगे नहीं कुछ यानी कमा करके, तो ऑब्वियस है फिर वो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे और हम लोग और डाउन चले जाएंगे। क्योंकि ये समय, आप हमेशा याद रखिएगा, ये समय, और ये क्या पिछला कोई भी समय, आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, जनता हमेशा मासेस की तरफ जाती है, मास, चाहे वो व्यूज फेक हो, लेकिन आप जाएंगे वहां, अरे भाई इतने लोग देख रहे, समझ, चाहे लाइव का सिस्टम कुछ बनाया गया हो, पेड प्रमोशन, लेकिन आप जाएंगे वहां। ये डेमोक्रेसी की अपनी विशेषताएं होती है, जनता वहीं जाती है जहां पर भीड़ हो। इसीलिए लोकतंत्र को अरस्तू ने कभी कभी भीड़ तंत्र भी कहा, मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज लाइक अ मोबोक्रेसी। तो क्वालिटी यहां है नहीं, डेमोक्रेसी में जब हम जीते ना तो हमारे शरीर का हिस्सा भी डेमोक्रेसी हो जाता है, हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो भी कैसा हो जाता है, डेमोक्रेसी के जैसा। और डेमोक्रेसी में क्वांटिटी काउंट की जाती है, क्वालिटी नहीं काउंट की जाती है। ये हमेशा तरीके से, कितनी अच्छी आपके अंदर क्वालिटी, आप कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं, अगर बड़ी कंपनी, बड़ा वो आकर के आपके साथ नहीं कनेक्ट है तो जनता आपको थोड़े दिन के बाद क्या करेगी, भैया आप जाइए, ठीक है। अरे ये तो फेल हो गए। एक बार किसी ने मेरे अगेंस्ट में कंटेंट, मुझे इतनी हंसी आई थी, मैं अपने घर में सुना करके खूब हंसा था। ये भी खूब, उसने लिखा था कि ये भी खूब चल रहे थे और पता नहीं क्या किया, अब इनकी हालत भी खराब है। यानी आप सोचिए कि मेरा कंटेंट कभी भी डाउन नहीं गया। इनफैक्ट अगर आप पीडीएफ पढ़ते हैं तो अब लेवल और ऊपर हो चुका है, हुआ है कि नहीं। पहले केवल एनालिसिस था, अब हर क्वेश्चन, हर एक एडिटोरियल का क्वेश्चन एंड आंसर है। कितने आप इनहेंस हो रहे। तो मैं नहीं कह रहा हूं कौन क्या लिख रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी चल रहे थे, क्या मैं तो चले ही जा रहा हूं। काउंट कीजिए आप कितने आर्टिकल हैं, आप जरा देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप सोचिए 12 आर्टिकल, वो भी डीप एनालिसिस घुस रहा हूं। कैसे, आइए शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे बच्चों, एक सपोर्ट सिस्टम अपने आसपास क्रिएट कीजिए कि सुनील सर अगर मेहनती हैं तो भैया इनके साथ चिपके रहना, और फिर देखिए कहानी आपकी बनेगी। कब तक नहीं बनेगी, मेहनत और तपस्या। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है बंदरगाह अर्थव्यवस्था भारत के विकास को गति देगी, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और फिर उसके बाद इसी पर एक आर्टिकल था, भविष्य के बंदरगाह को आकार देना, ये बिजनेस लाइन में था, यानी न्यूज और एडिटोरियल, यानी पोर्ट इकोनॉमी के ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पोर्ट इकोनॉमी 2047 तक अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं पोर्ट यानी बंदरगाहों का महत्वपूर्ण स्थान होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो भी ब्रिज, जो भी सेतु बनता है ना, पुल बनता है, वो क्या करता है, डिमांड और सप्लाई को जोड़ता है। तो पोर्ट क्या है, सप्लाई चेन के सबसे बेसिक है। अगर यह मजबूत रहेंगे तो स्वाभाविक है जीडीपी बढ़ेगी नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नंबर 2, डेवलपमेंट बढ़ेगा नंबर 3, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बढ़ेगा नंबर 4, और स्वाभाविक रूप से भारत एक खुशहाल देश होगा आर्थिक रूप से। और 2047 में जो डेवलप्ड नेशन बनने का एक विजनरी डिसीजन लिया गया, हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा डिस्कस किया गया। और उसके साथ इसमें डिस्कस किया गया है कि पोर्ट इकोनॉमी के सामने, यानी भारत की पोर्ट इकोनॉमी के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। हम जितने भी इंडेक्स आते हैं पोर्ट इकोनॉमी से रिलेटेड, उसमें कहां खड़े हैं, हमारे कौन से पोर्ट हैं जो वर्ल्ड के टॉप 20 में शामिल हैं, और कितने हैं जो शामिल नहीं है, क्या किया जाए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो यह एक बढ़िया सा विषय है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और किस लिहाज से करेंगे, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिहाज से करेंगे,
और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पहली यूनिट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, उसके लिहाज से बातचीत करेंगे। पोर्ट इकोनॉमी आपको पता है यूनिट है, आधारभूत संरचना आपने देखा होगा, ऊर्जा, सड़क, रेलवे, परिवहन, बंदरगाह, यानी पोर्ट। पोर्ट इकोनॉमी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। तो हम पोर्ट इकोनॉमी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी पढ़ेंगे। और फिर मेरे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर 2 ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सरकारी नीति है। तो सरकारी नीतियों और उनको आगे बढ़ाने के कारण जो विषय उत्पन्न होते हैं उसको लेकर के विषय पढ़ेंगे। और फिर ऐसे पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत से कि भाई क्या ये उनका जो स्टेटमेंट है यह एक विजनरी स्टेटमेंट है, नहीं है, या हम इंडिया के डेवलपमेंट पर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें पोर्ट इकोनॉमी को लेकर के आएंगे, इस प्रकार के, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कुछ भी लिखना हो। और फिर प्रीलिम्स के लिहाज से पोर्ट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, जितने प्लान्स हैं, उन सबको आपको आज से एक नई शुरुआत की गई है और उस शुरुआत का नाम है प्रीलिम्स बूस्टर बॉक्स। आपको दिया गया है हर एक स्कीम और उसके बाद उस पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन, हर एक योजना, हर एक प्लान। तो हम आज शुरुआत इस विषय से करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप पढ़ते हैं, अगर हम पुराने क्वेश्चंस की बात करें, पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी यानी संभावित सकल घरेलू उत्पाद। तो व्हाट इज पोटेंशियल जीडीपी? यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव के बिना, विदाउट इन्फ्लेशन प्रेशर, अधिकतम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की क्षमता को ही हम पोटेंशियल जीडीपी कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या पोटेंशियल जीडीपी के डिटरमिनेंट्स में से यह एक महत्वपूर्ण डिटरमिनेंट है कि नहीं? पोटेंशियल जीडीपी के बहुत से आधार हैं, क्या उनमें से एक आधार है कि नहीं पोर्ट? आप कहेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जीडीपी के बहुत से आधारों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारभूत संरचना, और उस भौतिक आधारभूत संरचना में सड़क, ऊर्जा, परिवहन, रेलवे, लॉजिस्टिक, विमानपत्तन और पोर्ट शामिल है कि? तो बस ऐसे ही मेरे बच्चे सीखते चले जाना। बहुत सी चीजें हैं, अभी आगे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करेंगे, किस प्रकार के इंफ्रा को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के द्वारा कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या भूमिका, वो भी देंगे, चूंकि पीवाईक्यूज में से प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो हम लोग यह लेकर के चलेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम आपके सामने लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूज है। शिवराज सिंह चौहान जी जो भारत के कृषि मंत्री, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको मैंने आर्टिकल के रूप में कन्वर्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? जीनोम एडिटेड सीड, जीन एडिटेड जो बीज होते हैं वह भारत में सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के आधार बनेंगे, बेस बनेंगे। अब भैया देख सकते हैं, यानी विज्ञान और अर्थव्यवस्था का संबंध आपसे पूछा गया, यानी भारत के कृषि मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। अब भारत के कृषि मंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो भाई दिमाग मेरा खटका कि चलो यूपीएससी का पीवाईक्यू देखें। पीवाईक्यू देखा तो एक प्रश्न आपसे पूछा हुआ कि भाई एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका, आप उठा करके चेक कर लीजिए। 15 अंकों में आपको इसका आंसर लिखना, 15 मार्क्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी विषय पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सर्वोच्चार है। आप देख सकते हैं डेवलपमेंट यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जीनोम एडिटेड सीड कैसे सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन का बेस बनेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल टॉपिक जीएस 3 इकोनॉमी के साथ नहीं जा रहा है, ये जीएस 3 के बाद जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ भी जा रहा है। आप कहेंगे सर सोशल जस्टिस के साथ कैसे जा रहा है? हम कहेंगे बच्चे यूनिट उठाइए, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ते हैं? फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रीजन है भारत में इन्फ्लेशन का। रीजन है कि नहीं? फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति यानी खाद्य वस्तुओं का महंगा हो जाना। तो ऐसे में अगर हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लाएंगे तो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें खाद्यान्न उत्पादन में सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाया था। सेकंड क्या करेगा? सेकंड हमें सरप्लस से भी सरप्लस स्थिति में रखेगा, सरप्लस क्यूब की स्थिति में, सरप्लस
स्क्वायर है हमारे पास अभी, तो स्वाभाविक है अगर फूड इन्फ्लेशन नहीं है तो हमारा इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं अभी भी नियंत्रित है। और लो इन्फ्लेशन किसी भी जीडीपी का आधार होता है कि नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं जीएस पेपर 2 गरीबी को दूर करने में, भूख को दूर करने में इसका महत्वपूर्ण रोल है। जीएस पेपर 1 गरीबी एवं विकासात्मक विषय। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि अगर इंडिया में रोजगार मिल रहा है, यानी कुल रोजगार, टोटल एम्प्लॉयमेंट को 100 मान लें, तो उस 100 में 46 कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। सोच लीजिए, अब जिसका जीडीपी में योगदान 17 से 18% है, उसका रोजगार में योगदान 46% है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 46% स्ट्रांग होता है जीन एडिटेड सीड्स के कारण, जिसको कि कृषि मंत्री ही कह रहे हैं कि ये सेकेंड रेवोल्यूशन का आधार बनेगा, जीन एडिटेड सीड्स, तो स्वाभाविक रूप से मेरे प्यारे बच्चों यह ज्यादा रोजगार सृजित करेगा। या जो लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं उनकी इनकम कम है। जैसा कि 2017 का यूपीएससी का प्रश्न भी आपसे कहता है कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, और तब भी लोग जीवन निर्वाह के लिए कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी इनकम भी बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ेगी तो जीडीपी के 4 फैक्टर, मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी जो किसान बंधु आज 2 रुपए की चीज मांग रहे, कल वो इनकम बढ़ेगी तो 3 रुपए की, 1 रुपए की एक्स्ट्रा डिमांड, तो रूरल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी, रूरल इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज काम पे लग गए। परिणाम क्या हुआ? उत्पादन बढ़ा, लोगों को काम मिला, और साइकिल के रूप से रूरल इकोनॉमी बड़ी हुई, जीडीपी बड़ी हो जाएगी। चूंकि हमारी रूरल इकोनॉमी आज भी इंडियन इकोनॉमी का आधार तैयार नहीं करती। भारत के शहर इंडिया की जीडीपी का 65% बनाते हैं, जबकि अधिकतर आबादी गांव में रहती है। तो इस एंगल से भी आप इसको देखेंगे तो यह बड़ा मजेदार विषय है। इसे मैंने बता दिया, विकास और सुरक्षा में टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर विषय भारत में अधिकतर किसानों के लिए। और फिर प्रीलिम्स में जितनी भी टेक्नोलॉजी है जीन एडिटिंग की, सबकी लिस्ट प्रीलिम्स बॉक्स के नाम से, प्रीलिम्स बूस्टर बॉक्स के नाम से एक आज से नया कॉलम बना हर एक टॉपिक के लिए। तो जितने भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है सबका जिक्र, क्रिस्पर कैस9 और उनका डिटेल, और उन पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी। तो अब 2026 और 27 वालों के लिए द हिंदू बन चुका है और भी क्रिस्प। और थोड़ा सा आज मैं यहां पर स्वार्थी हो रहा हूं, सेल्फिश हो रहा हूं, चूंकि भाई बिहार पीसीएस के बच्चे ही मेरे पास सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि 27 बच्चों का हमारे साथ मेंस देना ये हमारे लिए बड़ी बात थी। तो ऑब्वियस है बिहार पीसीएस का आज से आप देखेंगे मैक्सिमम टॉपिक में अलग से, जिससे कि यूपीएससी वालों का या किसी भी स्टेट का रिदम ना ब्रेक हो, एक अलग से मैंने कॉलम बनाया है। और यूपी पीसीएस वालों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आपका सिलेबस जीएस 1 2 3 4 चारों पूरा का पूरा यूपीएससी के जैसा, इसलिए आपका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्वार्थ होना चाहिए। बिहार पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि लगातार क्वेश्चन बिहार में यहां से फंस रहे हैं, इस बार भी खूब क्वेश्चन फंसे, जिसको मैंने उस दिन आपको दिखाया, इसकी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं हम लोग, जल्द ही डाल देंगे। फिर इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, भारत में संसदीय निगरानी को मजबूत करना, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और ऐसे। संसदीय निगरानी का मतलब क्या हो गया कि भाई नेशनल इंटरनेशनल इशू पर बातचीत होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए। चर्चा नहीं होती है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के विरोध में ही समय गंवा देते हैं। तो इससे भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संसदीय परंपरा कमजोर पड़ रही, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल के मेकर्स ने उस समय पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाते समय नहीं सोचा था। तो यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण। कोई भी बिल पास हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उसकी जांच नहीं हो रही, या बहुत तेजी के साथ वो बिल पास हो जा रहा है। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर एक प्रश्न, जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी यूनिट नंबर 2, जीएस पेपर 4 ऐसे, क्या राजनीति और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं, इस विषय को यहां समझाऊंगा। और प्लस ऐसे इंडियन डेमोक्रेसी पर भारतीय लोकतंत्र कहा जा रहा है, और स्वाभाविक रूप से प्लस माइनस के बहुत से पहलू स्वाधीनता के 75 वर्षों में भी जो हमने नहीं सीखा। ठीक है, तो क्या नहीं सीखा? पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बेहतर ढंग से रन करना, गवर्न करना, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का टेंपल यानी मंदिर है। इस प्रकार की चर्चा आपके साथ करूंगा। फिर इसके बाद अब मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा मजेदार विषय मैंने इंटरलिंक कर दिया, इसको जरा ध्यान से देखिए।
अब हमने क्या बोला, ग्रीन रेवोल्यूशन का आधार जीनोम एडिटेड सीड होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कृषि मंत्री कह रहे हैं। अब एक और चीज आता, फ्रॉम प्लाउ टू पैनल्स कल्टीवेटिंग अ सोलर पावर फ्यूचर फॉर फार्मर्स। हल से लेकर पैनल तक किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला भविष्य तैयार करना, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, मेरा फेवरेट भी है। यानी खेत में सोलर पैनल लगाए जाए, और आपको पता है कि सोलर पैनल लगाए जाए तो जैसे ये मेरे हाथ हैं, ये जो मेरा एल्बो वाला पार्ट है, तो सोलर पैनल इतनी ऊंचाई पर, यानी एल्बो से लेकर के ये जो मेरा मिडिल फिंगर है यानी बड़ी वाली, तो यहां से यहां तक सोलर पैनल इतनी ऊंचाई पे हो, और इतनी ऊंचाई तक यानी ऐसा निकाला जाए रेशियो, और यहां तक हम फसल लगाएं उसी खेत में, यानी उसी खेत में सोलर पैनल और उसी खेत में फसल, दोनों मिल करके किसानों की इनकम बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा। तो अभी मैंने बताया जीन एडिटिंग सीड्स वाले में जो जो मैंने बताया वही यहां पर भी आकर के लगेगा, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। अधिकतर किसानों के लिए किसी जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, सक्षम स्रोत भी बनेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सुधारों की जरूरत है जिसका आर्टिकल में भी जिक्र नहीं है। यानी एक खेत में खाद्यान्न फसलें भी उगाना, उसी खेत में सोलर पैनल भी लगाना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे सोलर एनर्जी हम बनाएं। तो यह विषय जीएस पेपर 3 एनर्जी मेरे प्यारे बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और जीडीपी सबके साथ कनेक्ट हो रहा। सरकारी नीतियां जीएस पेपर 2 की कनेक्ट हो रही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एडिटोरियल राइटर्स ये सब तो लिख रहे हैं, आई होप आप टॉपिक पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इतना ही इसमें लिखना, और पहले भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, इतना ही आपको याद रखना जो मैंने अभी आपको बोला। ठीक है बच्चे, लेकिन समस्या क्या है, जो जिक्र नहीं, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई, इस बात का जिक्र करना चाहिए था। मेरे बच्चे, इंडिया में यार 70% किसान मार्जिनल है, ऐसा गवर्नमेंट की रिपोर्ट कहती है। यानी 100 किसान में से 70 किसान हिंदुस्तान के सीमांत 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो इसका जिक्र तो है कि 1 हेक्टेयर मतलब भूमि का साइज क्या है मैक्सिमम, लेकिन ये नहीं है कि भैया इतना, अगर जैसा यूपीएससी ने भी पूछा, जोतों का खंडन, विखंडन, उपखंडन, इस प्रकार की सारी समस्याएं, तो भाई हम कैसे खेती करेंगे जब भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी, उसके कारण से हम कृषि बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना एक न्यू एग्री रिफॉर्म रूल लाए, न्यू एग्री पॉलिसी लाए जो सोलर एनर्जी को फोकस करती हो इन द फील्ड या इन द फार्म यानी खेत में, तब तक क्या हम इस प्रकार के आर्टिकल को रियलिटी में बदलता हुआ देखेंगे? आप कहेंगे नहीं, तो स्वीकारोक्ति का साहस, करेज टू एक्सेप्ट, डेडिकेशन टू इंप्रूव आर 2 कीज टू सक्सेस। यानी सरकारों को इस विषय पर सोचना चाहिए कि अगर किसानों की इनकम को बढ़ाना, क्योंकि अधिकतर किसानों के लिए किसी जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, अगर किसानों की इनकम को बढ़ाना है, अधिकतर किसानों के लिए कृषि को जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बनाना है, तो ऐसे में हमें आज एग्री सोलर रिफॉर्म की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी लाएं जिसमें कृषि और सोलर एनर्जी के बीच में गहरा संबंध हो। लेकिन हमारे यहां मुद्दे ही अलग है। इन सब विषयों पर चर्चा कैसे होगी? पार्लियामेंट इसीलिए बने, लेकिन नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ए से, और इसके बाद आते हैं प्रीलिम्स। तो बताने की जरूरत नहीं, ये इनोवेशन है, नवाचार है। इसी नवाचार से इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण दोनों का। आप कहेंगे सर कैसे? अगर हम सोलर पैनल और खेती एक साथ करते हैं, बिना आर्टिकल पढ़े आप जान सकते हैं कि भाई ये नवाचार है। इससे क्या बढ़ेगा? किसानों की इनकम बढ़ेगी। किसानों की इनकम बढ़ेगी, जैसा मैंने पहले बताया कि वहां डिमांड करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल पड़ेगा, रूरल इकोनॉमी बड़ी होगी, तो स्वाभाविक रूप से इंडिया ग्रोथ के पथ पर आगे चल देगा। ऐसे भारत में अधिकतर किसान, और प्रीलिम्स के लिए इसमें जो कुछ भी फैक्ट्स हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं बिजनेस लाइन। ठीक है, बिजनेस लाइन में एक टॉपिक उधर चला गया, बिजनेस लाइन का रेयर अर्थ मिनरल्स एज चाइनाज ट्रम्प कार्ड, यानी दुर्लभ मृदा खनिज चीन का ट्रम्प कार्ड। यानी जिस तरीके से ट्रम्प चाइना को काउंटर कर रहे, उस काउंटर को काउंटर करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स यानी खनिज डिप्लोमेसी, रेयर अर्थ मिनरल डिप्लोमेसी जिस तरीके से चाइना संचालित कर रहा, उसकी यहां चर्चा की गई है।
तो आप देख सकते हैं विदेश नीति के निर्धारण में, जब आप पीएसआईआर अगर आपका ऑप्शनल है, या आप इंडियन मतलब आईआर जब आप पढ़ते हैं, तो आप किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण के बहुत से तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों में से एक तत्व, एक एलिमेंट होता है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। जो देश जितना मजबूत आर्थिक रूप से, संसाधनों की दृष्टि से, उसकी विदेश नीति में वह एक महत्वपूर्ण फैक्टर प्ले करता है। तो रेयर अर्थ मिनरल चाइना अकेले पूरा कंट्रोल करता है ग्लोबल सप्लाई चेन पर रेयर अर्थ मिनरल के। अब वह अपनी विदेश नीति में अमेरिका को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये मैंने क्यों दिया है, विशेष रूप से मेरा जितना मतलब आपको कॉपी में यूज करना लिखना वो मैंने इतना बता दिया, लेकिन मैंने दिया है इसको डिटेल में। उसके पीछे रीजन ये है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स के लिए जितने भी यानी 17 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आज मैंने 17 प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या काम होता है, यानी उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, वो किस किस चीज को बनाने में यूज होते हैं, ये दिया है। तो प्रीलिम्स का एक बहुत बढ़िया चैप्टर आपका तैयार होगा। बाकी जीएस पेपर 2 स्वाभाविक है आईआर कि अगर चाइना ऐसा करता है तो क्या इंडिया पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों राजनीति का प्रभाव यानी चाइना का प्रभाव, यह विषय भी हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जीएस पेपर 1 ऑब्वियस है, ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ विषय है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ भी जुड़ा हुआ विषय है, और इसे तो हम पढ़ेंगे, और प्रीलिम्स का जिक्र मैंने कर ही दिया। आज एक और बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे बच्चों, और पहली बार किसी भी आर्टिकल में यह मेरे सामने आया है और मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आपको मैं दिखाऊं, क्या भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में अरबों डॉलर खो रहा है? इज इंडिया मिसिंग बिलियंस इन इट्स जीडीपी? क्या भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में अरबों डॉलर खो रहा है? आप कहेंगे सर ये क्या टॉपिक, किस प्रकार का टॉपिक? ये मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों पर एक रिसर्च किया गया है और पता लगा कि उन 4, जिसमें मेरठ है, वाराणसी है, कि जितना सरकार ने एस्टीमेट यानी सरकारी एजेंसियों ने एस्टीमेट लगाया था इन शहरों की जीडीपी का, उससे डबल इनकी जीडीपी हो चुकी है। यानी हमारी काउंटिंग में जो नेशनल जीडीपी काउंट हो रही है, उस काउंटिंग में कमी है, जिसके कारण से हम इकोनॉमी का वो साइज नहीं दिखा पा रहे हैं जो दिख रही है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी। तो एक नई चर्चा आपके सामने आई है कि डेटा निकालने में क्या कमी है। जीएस पेपर 3 जीडीपी यूनिट 1 में है, और लगातार जीडीपी पर क्वेश्चन पूछे गए ए से, और उसके साथ साथ प्रीलिम्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आपके सामने आता है, भारत में गिग वर्क की कठोर वास्तविकता, यानी गिग वर्कर्स किस प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो यह विषय मैं आपको यहां पर मिसिंग है जीएस पेपर 1 सोसाइटी की निगाह से, यानी जैसा कि आपसे महिलाओं पर प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी में कि गिग इकोनॉमी महिलाओं को कैसे सशक्त कर रही है। इसके बाद जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियां, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से इसको हम विस्तार से करेंगे। और इसको मैं ना जाने कितनी बार करा चुका हूं, लेकिन अब चूंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसको मैंने दोबारा दिया है। फिर हम लोग बातचीत करेंगे जाति जनगणना की व्याख्या, यानी अब अभी तक सभी राजनीतिक दल ये मांग कर रहे थे, अब सत्ता पक्ष ने भी कह दिया है कि जाति की जनगणना कराई जाएगी। तो कास्ट सेंसस और उसके क्या है मायने, इस विषय पर भी एक बड़ी अच्छी चर्चा। 2 प्रश्न 17वीं बीपीएससी में यहां से पूछे गए हैं, मतलब जाति जनगणना को लेकर के एक, यानी बिहार में जातियों पर 2 प्रश्न पूछे गए। तो आज इसी के आलोक में, इन द लाइट ऑफ दिस टॉपिक, मैं बिहार के वो दोनों प्रश्न जो 70th बीपीएससी में कराए गए थे उसको भी डिस्कस करने जा रहा हूं। अब जितने भी नए बच्चे होंगे, आपको गहराई के साथ इस लेक्चर में कनेक्ट रहना है, और इसलिए कनेक्ट रहना है जिससे कि आप पूरा कंटेंट का लुत्फ उठा सकें। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, पहली बार 2 नई जीनोम संपादित चावल किस्में, तो ये कौन कौन सी हैं? ऑब्वियस एग्रीकल्चर मेंस सरकारी नीतियां, ए से और प्रीलिम्स तीनों की निगाह से। नवाचार क्या है? आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक। फिर इसके बाद कालेश्वरम में संकट, तेलंगाना की विशाल सिंचाई परियोजना कालेश्वरम, तो अब प्रीलिम्स के लिए इसको हम लोग देखेंगे, डाउन टू अर्थ में चलेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, और क्लोरपाइरी फोर्स क्या है, इसके बारे में हम प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, यानी इस टॉपिक के अंतर्गत।
तो चलिए शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। पोर्ट इकोनॉमी भारत के विकास को गति देगी। आई होप सारे टॉपिक आप सबके क्लियर हो गए हैं। अगर सारे टॉपिक क्लियर हो गए हो तो एक बार मुझे बताएं बहुत अच्छे से। तो अब आइए हम इन विषयों पर थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। छवि कह रही है अच्छा प्रश्न है कि सर एक क्वेश्चन है कि एडिटोरियल में मैक्सिमम टॉपिक एक से अधिक सब्जेक्ट में जाते हैं, उनके नोट्स कैसे बनाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान इसका उत्तर है। मैं 1 मिनट के लिए इनके प्रश्न का उत्तर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कई बच्चों की समस्या हो सकती है इस प्रकार का। यानी जैसे मैं अभी, आपने देखा हर एक टॉपिक में पेपर 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ, तो आपने जो कॉपी बनाई है, यानी जैसे मान लीजिए मैं पेपर 1 की बात करूं, तो मैंने कहा हिस्ट्री, मैंने कहा ज्योग्राफी, मैंने कहा सोसाइटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, गिग इकोनॉमी अब जैसे आज मैं कराने जा रहा हूं, तो ये सोसाइटी में भी आ रहा है। अगर हम देखें ज्योग्राफी में, या हम देखें जीएस पेपर 2 में जो है सरकारी नीतियों में, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में, तो आप हर एक कॉपी में इसका जिक्र करेंगे। यानी सोसाइटी वाला ध्यान से समझिएगा, हर एक कॉपी में इसका जिक्र है। कैसे आएगा? सोसाइटी वाला वुमेन इंपावरमेंट के लिहाज से बताया जाएगा। सरकारी नीतियों वाला यानी गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स को लेकर के सरकार की क्या नीति है, उसको ध्यान में रख करके चर्चा की जाएगी। और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी की किस प्रकार से गिग इकोनॉमी एक बड़ी इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट में योगदान कर रही, वहां एम्प्लॉयमेंट के और जीडीपी के और डेवलपमेंट के एंगल से इस पर चर्चा की जाएगी। पॉइंट इज क्लियर। लिबरलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट, वहां पर चर्चा की जाएगी गिग इकोनॉमी की उससे जोड़ करके। तो अब समझ में आ गया कि कैसे आप, एक ही टॉपिक 3 में जा रहा है तो आप तीनों में लिखेंगे, लेकिन तीनों का एंगल अलग होगा। इसीलिए तो आज मैंने अलग अलग कॉपियां बनाने को कहा। और छवि, तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हें स्वाभाविक रूप से वह ताकत प्रदान करता है, या मेरी निगाह में तुम्हारी छवि भी बनती है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है निकालने का, क्योंकि बड़ा ही वैलिड प्रश्न था। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में बताना था बट दिमाग से स्किप हुआ, तो आपने पूछा तो मैंने आपके सामने रख दिया। आई होप आप सब ऐसी ही कॉपियां, एक ही टॉपिक 3 बार, और अभी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को लिखना चाहिएगा। और विनीता और जो अन्य बच्चे हैं, एक बार अपने पापा को ये लेक्चर जरूर दिखा देना। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं पर्सनल मेंटरशिप में, तो उनका कहना है कि मेरे पिताजी केवल एक ही टीचर को जानते हैं, आपको नहीं जानते। तो मैंने कहा कि एक बार मेरा ये लेक्चर दिखाइएगा और उन टीचर का भी एक लेक्चर उनको दिखाइएगा, और उनसे कहिएगा कि एक बार बात करने से पहले आप दोनों को, मैं नहीं कह रहा उनको समझना है एग्जाम ओरिएंटेड कौन है, और फिर उसके हिसाब से आप एडमिशन कराएंगे, जिससे आपके पिता भी सेटिस्फाई रहे और आप भी सेटिस्फाई रहे। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि, और अब यहां से लेक्चर आप दिखाना स्टार्ट कीजिएगा, जो 1 जून से स्टार्ट होंगे उनको दिखाना शुरू कीजिएगा। 25 तो मैं एकदम दीवाना था प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना, उसमें तो मेरे दिमाग में था कि मैं ढेर सारा रिजल्ट कर सकूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है बंदरगाह अर्थव्यवस्था भारत के विकास को गति देगा, भविष्य के बंदरगाह को आकार देना। मैंने सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। अब आइए थोड़ा इसको डिटेल में लेकर के चला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कहा, एक बार जरा इसको मैं पीडीएफ आपके सामने अपलोड कर दूं तो शायद और बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, तो क्या कहा उन्होंने, जरा आप देखिएगा यहां से मेरे प्यारे बच्चों। भविष्य के बंदरगाह को आकार देना, क्यों ऐसा कहा, आप विचार कीजिए पहले। और क्या कहा? 3 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर सी पोर्ट यानी गहरे पानी के बंदरगाह का उद्घाटन किया। अब यह भारत का पहला, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया, इट इज इंडिया फर्स्ट, मेरे प्यारे बच्चों, डेडिकेटेड कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कंटेनर को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा,
जिसे अडानी ग्रुप द्वारा पीपीपी, अरे भाई क्या हो रहा है, जिसे अडानी ग्रुप के द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत विकसित किया गया। आप जरा शब्दों को पकड़िएगा। प्रधानमंत्री यानी पहला हो गया केरल के तिरुवनंतपुरम में, पहला है अडानी का है, तो अडानी का इंपॉर्टेंट नहीं, पीपीपी मॉडल पर है, यानी सरकार और अडानी दोनों के सहयोग से बना। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी पढ़ते समय ऐसे ही कि पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था का नया विकास इंजन बताया, यानी पोटेंशियल जीडीपी का एक नया डिटर्मिनेंट बताया, और कहा कि आने वाले वर्षों में पोर्ट आधारित विकास जीडीपी तो बढ़ाएगा। क्यों 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 बढ़ा? क्योंकि भाई 95% व्यापार हमारा पोर्ट से हो रहा, जीडीपी रोजगार भी बढ़ाएगा और वैश्विक व्यापार में क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। उन्होंने यह भी कहा जो हमारे सामने, यानी वे सपने जो सोने ना दे, जो निबंध आया था 2015 में, उसके साथ कनेक्ट होगा। उन्होंने यह भी उजागर किया कि पिछले 10 वर्षों में केवल 2 भारतीय पोर्ट, जेएनपीटी और मुंद्रा ही वर्ल्ड बैंक एसएनपी ग्लोबल दोनों जो मिल करके निकालते हैं सीपीपीआई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 30 में पहुंच सके, यानी कि 30 में से केवल 2 हमारे हैं। ये वही सपने जो हमें सोने नहीं दे रहे, जिससे उन्होंने कहा कि बेहतर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता महसूस होती है। तो आई थिंक कि आप पूरा का पूरा मुद्दा समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो पोर्ट इकोनॉमी पर मैंने स्टार्टिंग में भी सारी चर्चा आपको कर दी। बिजिंगम पोर्ट आप देख सकते हैं पूरा उसका, ठीक है ना? क्लियर बेटा? पॉइंट इज क्लियर बच्चे? तो ये सारी चीजें हैं। अब ये कैसे जुड़ रहा है, तो आपको सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह यानी पोर्ट आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पोर्ट मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए पोर्ट है तो पोर्ट इकोनॉमी की बात यहां पर मोदी जी ने की है। और मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने जो ये बात कही है कि बंदरगाह भारत के विकास को गति देगी, क्यों देगी मेरे प्यारे बच्चों? जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, तो बैकबोन शरीर को संतुलन प्रदान करती कि नहीं? किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कितना नुकसान होता है। वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के लॉजिस्टिक यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, व्यापार और समुद्री सुरक्षा, क्योंकि बंदरगाह है तभी तो हमारे नेवल शिप वहां तक पहुंचेंगे, वहां से निकलेंगे। तो ये 3 काम करता है। केवल इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहा, ये हमारी सिक्योरिटी को भी बढ़ा रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मजबूत करता है। यह उसकी महत्ता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन एक्शन है, इसीलिए मैंने जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, तो आपको ये मैंने यूनिट स्टार्टिंग में बता दी। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सरकारी नीतियां आप देख सकते हैं। एसए और प्रीलिम्स का मैंने स्टार्ट में ही यूपीएससी का कर दिया, यूपी पीसीएस का भी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, बिहार पीसीएस, जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश पीसीएस, महाराष्ट्र पीसीएस, राजस्थान एसए और प्रीलिम्स मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा। फिर इसके बाद आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने, देखो कैसे कनेक्ट करना है, अब वो हमें सीखना है। 2022 में आपसे एक प्रश्न पूछा मेरे प्यारे बच्चों, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हमें बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर बेटा? तो इस प्रश्न की डिमांड क्या है आप मुझे बताएं। इस प्रश्न की डिमांड है कि सबसे पहले आपको बताना है गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या था। ऑब्वियस एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग हम कर पाए, एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग यानी कोई किसी के ऊपर ओवरलैप ना करे और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने पर फाइल अटकी ना रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। तो गति शक्ति योजना का उद्देश्य एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग था। इसमें स्वाभाविक है केंद्र, राज्य सरकारें, निजी क्षेत्र यानी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, लॉजिस्टिक एजेंसियां और पोर्ट अथॉरिटी शामिल था, यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर ही चल रहा था।
तो यही तो कहा गया कि गति शक्ति योजना या इसी प्रकार की कोई भी योजना अगर सफल करना है तो सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय करना पड़ेगा, जिससे कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतर ढंग से उपयोग कर सके। ठीक है, तो गति शक्ति योजना क्या थी? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी थी मेरे प्यारे बच्चों, और इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस था कि बहुत तेजी के साथ किसी भी प्रोजेक्ट को अनुमति मिले। अब आता है ये टॉपिक मैं क्यों आपको आज डिस्कस कर रहा हूं, IQIP। तो पोर्ट इकोनॉमी से इसका संबंध कैसे, यानी जो मोदी जी ने पोर्ट इकोनॉमी की बात की बिजिंगम पोर्ट को लेकर के, वो कैसे कनेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों? बिजिंगम पोर्ट जैसी परियोजनाएं तभी सफल हो पाएंगी जब सड़क, रेलवे, ICDS और लॉजिस्टिक पार्क के साथ उनका एकीकृत जुड़ाव हो। यानी जब तक हम जोड़ नहीं पाएंगे बिजिंगम पोर्ट को, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ही तो गति शक्ति प्लान का उद्देश्य रहा है। तो बिजिंगम पोर्ट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यानी सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक पार्क के साथ उसको जोड़ें। ठीक है, तो ये बात इसीलिए यहां पर मैंने की। फिर 2014 में आपसे पूछा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिस पर बिजिंगम पोर्ट आधारित, यानी सरकार और अडानी ग्रुप। तो इस प्रश्न की डिमांड है, जब आप पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि बताइए कि किस तरह निजी सार्वजनिक भागीदारी समझौते लंबी अवधि की आधारभूत संरचना परियोजना जैसे पोर्ट में अनुपयुक्त देनदारियों को भविष्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, या सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों की क्षमताओं से समझौता ना हो। यानी इस प्रश्न की डिमांड है कि जो लंबी अवधि की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना होती, किसकी? लॉन्ग टर्म, जैसे पोर्ट्स लंबे समय के लिए होते हैं, मेट्रो, एक्सप्रेस वे, ये सब क्या है? लंबी अवधि की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर है। तो इस प्रश्न में कहा गया इसमें जो PPP मॉडल का उपयोग होता है उसके जोखिम और जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। भैया ऐसा ना हो कि अडानी साहब पोर्ट बना रहे हैं और घाटे में आ जाएं और भविष्य में सारा कुछ सरकार को नुकसान के रूप में उठाना पड़े। यानी प्रश्न की डिमांड है कि जो लायबिलिटी है वो फ्यूचर जनरेशन पर ट्रांसफर ना हो। तो अब आप कहेंगे सर इस आर्टिकल से कैसे संबंधित है? तो बिजिंगम पोर्ट मेरे प्यारे बच्चों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का एक क्लासिक उदाहरण है, और सरकार ने इसमें क्या दिया है? BGF क्या? बायबल गैप फंडिंग। बायबल गैप फंडिंग का मतलब क्या होता है? भाई कुछ योजनाएं जो होती हैं वो तात्कालिक रूप से लाभकारी नहीं है, उसमें निजी क्षेत्र इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लेकिन वो इंडिया की स्ट्रेटजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सरकार क्या करती है कि प्राइवेट सेक्टर उत्साहित तो इसलिए वह वहां पर अपनी तरफ से कुछ निवेश करती, जिसे हम बोलते हैं BGF। ठीक है, तो कहीं सरकार ने जो BGF दिया है कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाए, हमें इन सब चीजों पर ध्यान करना चाहिए। फिर देखो PPP मॉडल के लाभ नुकसान, इस प्रकार की चीज आपसे पूछा इस प्रश्न में। तो बिजिंगम पोर्ट क्या है? PPP मॉडल पर है मेरे प्यारे बच्चों, बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा बहुत बेहतर ढंग से इन सब विषयों को। अब ये केवल PPP का जिक्र था, लेकिन आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन PPP के थे, मैंने आपको समझाया है। इसी तरीके से विस्तार से पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना रहेगा। मॉडल क्वेश्चन आगे दिया गया। तो इंट्रोडक्शन क्या अब बताने की आवश्यकता, कर लेंगे। केरल में बिजिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन भारत के समुद्री और रसद यानी लॉजिस्टिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। ठीक है, अनिल कुमार बेटा 1 जून से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। अनिल कुमार पूछ रहे हैं कि सर 1 जून से ही मेंटरशिप के कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं क्या? भाई देखो, जितनी जल्दी 1 जून का चक्कर मत पालो। 1 जून से तो क्लासेस स्टार्ट हो रही, मेंटरशिप जो बच्चे आते जा रहे हैं उनकी स्टार्ट होती जा रही। ठीक है, आप अपने आप को तब तक ग्रूम कर सके। तो आप देख सकते हैं, करेंगे बेटा, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत है। अब इस पूरी परियोजना के बारे में, परियोजना की लागत, कितना पैसा, प्रमोटर अडानी, केंद्र से समर्थन यानी
वायबिलिटी गैप फंडिंग, प्राकृतिक ड्राफ्ट, इसकी गहराई, स्थान का लाभ है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिजिंगम का मैंने बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्राचीन महत्व क्या है, ये सारी चीजें आप एक बार देखिएगा, इसमें कुछ भी बताने की। पोर्ट इकोनॉमी क्या होती है, बहुत बढ़िया ढंग से यहां पर आपको समझा दिया है जो मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है ना। बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था एक आर्थिक ढांचे को संदर्भित करती है जहां देश की आर्थिक गतिविधियों, व्यापार, विनिर्माण, परिवहन, निर्यात, आयात सेवाएं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री बंदरगाहों के आसपास केंद्रित होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा सनी सिंह कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन, बेटा आपको लग नहीं रहा कि जो यहां पढ़ा रहा हूं ये भी यूट्यूब जैसा ही है, ठीक है। तो इसमें क्या यूट्यूब और क्या ये पढ़ाई से मतलब है। प्लीज बेटा इन सब चीजों से आप सब बाहर निकलिए, रिजल्ट खत्म होता जा रहा है, मेहनत करने वाले लोग है नहीं, कम है। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम हिंदी मीडियम से हैं बेटा, कुछ अलग सोच रखिए, आप ट्रस्ट करिए, आपको लगेगा आप सब, क्योंकि हर एक बच्चा किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा है, हर एक बच्चा किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा, हर एक चीज का हिस्सा। कंटेंट आपके पास बहुत है, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि आपके पास अच्छे एनालिसिस करने वाले अध्यापक हैं। अच्छा एनालिसिस यानी जो यूपीएससी के लेवल का हो। लेवल का मतलब होता है कि भाई जो स्वयं मेंस परीक्षा कम से कम उत्तीर्ण हो या सिलेक्टेड हो, यही प्राथमिकता है। अगर आप इसको नहीं पहचानेंगे, ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा। तो भारत में बंदरगाहों का वर्गीकरण, प्रमुख बंदरगाह 13, इनका शासन कौन करता है ये भी बता दिया। गैर प्रमुख बंदरगाह कितना है आप देख सकते हैं, 47% से अधिक केवल मुंद्रा, धामरा और कृष्णपत्तनम जैसे प्राइवेट बंदरगाह संभालते हैं, यानी प्राइवेट बंदरगाहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रोल ऑफ पोर्ट्स इन इंडिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सेक्टर और डिटेल कितना बढ़िया आपको दिया गया है, देख सकते हैं। भारत में बंदरगाहों की भूमिका, विदेशी व्यापार में कितना योगदान है, रोजगार में किनका योगदान है, सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, ट्रांसशिपमेंट हानि, ठीक है ना, कितनी हो रही है, वैश्विक रैंकिंग कितनी है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में हमारी क्या स्थिति है। बंदरगाह आधारित विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य, इसका औद्योगिक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, इसका रोजगार में रोल, इस रणनीति और सिक्योरिटी मैंने आपको बता ही दिया। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर विस्तार से दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को लगता नहीं कभी कभी जब बच्चे ये कहते हैं कि बिजिंगम के रणनीतिक लाभ, आप देख सकते हैं ये भी बता दिया गया है, क्लियर है। फिर भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं आप देख सकते हैं, सागरमाला कार्यक्रम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। आप लोग बताइए क्या पहले से ज्यादा कंटेंट और ज्यादा साइंटिफिक कंटेंट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। एक बार सब बच्चे कमेंट करेंगे, सबका नाम मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं चीजें और बेहतर, चुनौतियां क्या है वो भी सारा आपको बता दिया गया। अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड यानी आगे की क्या रणनीति है, हमें क्या करना है। अब इसके बाद प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, ये कंक्लूजन खत्म होता प्रीलिम्स का। भारत में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बंदरगाह, हर एक बंदर पोर्ट का नाम किस राज्य में है, कहां किस तट पर है, टाइप क्या है, मेजर है या माइनर पोर्ट है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं या महत्व है, और हाल में यहां पर क्या नया विकास हुआ है। आप देख सकते हैं कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मरमागांव, न्यू मरमागांव, कोचीन, हर एक पोर्ट आप देख, तूतीकोरिन चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, आप देख सकते हैं बच्चे। फिर इसके बाद हिंदी में यही चीज आपको दी गई है। आई होप आप इसको बढ़िया से समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने। प्रीलिम्स बूस्टर ट्रैप जोन, कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हैं टोटल कोस्टल स्टेट कितने हैं, 9 राज्य, 4 यूटी हैं। कोस्टल स्टेट 9 कौन कौन से हैं, कोस्टल यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, विस्तार से। फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पोर्ट रिलेटेड स्कीम कौन सी है, स्कीम और उसके उद्देश्य, सागरमाला, भारतमाला, गति शक्ति, मैरीटाइम इंडिया विजन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, प्रोजेक्ट उन्नति, ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन। कैसा लग रहा है बच्चों। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स यानी इंडेक्स
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, मैरीटाइम इंडिया विजन कौन पब्लिश करता है, पीएलआई स्कीम फॉर शिप बिल्डिंग किसके अंतर्गत है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, एग्जाम हॉल ट्रैप जोन क्या है, कोलकाता इज नॉट अ सी पोर्ट, जेएनपीटी एंड नावासवा। आप देख सकते हैं ये हर एक पोर्ट का प्रीलिम्स में कैसे फंसाएगा वो भी बना दिया गया है। इसके बाद भी बच्चे कहते हैं तो अब ये बच्चे ही जाने इतनी मेहनत को किस तरीके से देखना चाहिए, आप सबको स्वयं विचार करना। इसके बाद मेंस का क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आल्सो एक्सप्लेन इट्स स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी विद द एग्जांपल ऑफ बिजिंगम पोर्ट। भारत के आर्थिक विकास में बंदरगाह आधारित अर्थव्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करें, बिजिंगम बंदरगाह के उदाहरण के साथ इसकी रणनीतिक उपयोगिता भी समझाएं। आप देख सकते हैं 250 शब्द जिसमें पृथ्वी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैरीटाइम स्ट्रेटजी, इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजन में, रणनीतिक महत्व में, केस स्टडी बिजिंगम पोर्ट, और फिर उस क्या क्या भारत के बंदरगाह इकोसिस्टम में चैलेंजेस हैं, और फिर कंक्लूजन। मेरे प्यारे बच्चों वे फॉरवर्ड आप अपनी तरफ से चाहे तो इसमें जोड़ सकेंगे। फिर देख सकते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, यानी क्या छूटा है, भारत की ट्रांसशिपमेंट क्षमताओं और केरल में बिजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप देख सकते हैं मजेदार चीजें आपके सामने, हर एक प्रश्न पर आप विचार करेंगे। फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 टाइप भी क्वेश्चन आपको बना दिया गया। फिर इसके बाद आपके सामने अगला आता है, भारत में बंदरगाह आधारित विकास के बारे में कुछ कथन है, आपको वो भी बता दिया गया है। यूपीएससी ट्रैप पॉइंट भी बता दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे, इसलिए बहुत डीपली आपके लिए विस्तार से काम अब हो रहा है। अब अभिव्यक्ति रिजल्ट आईएएस प्लान 2025, 26, 27, क्यों अभिव्यक्ति आईएएस, आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम की क्या स्थिति है, रीजन क्या है, गलत दिशा में मेहनत, एक जैसी पढ़ाई और रणनीति की कमी, ये सबसे बड़ा रीजन मैं जानता हूं। और परिणाम की योजना अगर आप बनाते हैं, जिसको मैं मेंटरशिप में आपके लिए बनाता हूं, तो बहुत बेहतर होगा। हमारा पहला कोर्स है प्लेटिनम यानी फाउंडेशन, 2 साल की वैलिडिटी के साथ फाउंडेशन प्लस पर्सनल मेंटरशिप है, जिसमें प्रतिदिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, डेली आपकी अपडेट होगी, हर चीज आपको जैसे एक डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन पेपर पर लिख के देता है वैसे दिया जाएगा, आप उसी का अनुपालन करेंगे। और अगर आप डेली डिसिप्लिन के साथ केवल डॉक्टर खेलते हैं मेरे इस प्लेटिनम प्रोग्राम में, जिसमें फाउंडेशन कोर्स भी दिया जा रहा है और 2 साल का है, आप मेरे सारे फाउंडेशन की अगर फीस देख लें, एसे इथिक्स और ये सब कुछ मिला करके, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोर्स 2 साल का 1000 रुपए महीने भी नहीं पड़ रहा है आपका। एक बार आप निकाल के देखिएगा, देखने में लगेगा कि बंदा कह रहा है 1.5 लाख फिर इतना ऑफर वाफर, आप एक बार देखिएगा, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, 1000 महीने से अधिक निकल जाए तो बताएगा। दूसरा कोर्स डायमंड, यानी जिनको पर्सनल मेंटरशिप नहीं लेनी है, 15 महीने के लिए बिल्कुल नई क्लासेस 1 जून से, ठीक है, कल परसों तक क्लासेस लॉन्च हो जाएंगी बिना किसी चेंज के, चाहे 1 बच्चा है चाहे 1000 बच्चा है, एकदम नए ढंग से एवरीथिंग, ठीक है, ऑप्शनल के साथ। तो ये है जनरल स्टडीज प्लस ऑप्शनल, आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा, और सब कुछ है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आप एक बार जब देखेंगे देन आपको समझ में आएगा। कोर्स 3 अगर केवल आप जीएस फाउंडेशन करना चाहते हैं, कोर्स 4 अगर आप केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट करना चाहते हैं या मेंटरशिप ऑप्शनल की लेना चाहते हैं, अगर आप केवल ऐसे पढ़ना चाहते हैं या आप मेंस की मेंटरशिप केवल चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास, यानी जो ये एप्लीकेबल है केवल 2025 वालों के ऊपर फिलहाल के लिए, ठीक है। और सीसेट की मेंटरशिप भी अलग से अवेलेबल है, कुछ बच्चे लगातार प्रीलिम्स में फेल कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों आप सबको जरूर जुड़ना चाहिए। ये हमारा लर्निंग ऐप है, ये फोन नंबर है, कुछ बच्चे कह रहे थे अभी कि हम किस नंबर पर कॉल करें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अर्चना आप बात कीजिएगा, इस नंबर पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ईएमआई एंड सो ऑन, जो भी आप जानकारी चाहते हैं, ठीक है ना, वो सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं, यानी
मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सारे आपके मैप के अंतर्गत भी हैं, जिसको आप बढ़िया ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारा वही है। क्यों अभिव्यक्ति आईएएस, तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, जिससे कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें वो हिंदी माध्यम का चयन प्रतिशत इतिहास के निम्नतम स्तर पर है। कारण गलत दिशा में मेहनत, एक जैसी पढ़ाई और रणनीति की कमी। आप स्वयं विचार कीजिए कि क्या आप प्रीलिम्स को एमसीक्यू की निगाह से पढ़ रहे हैं, मेंस को आंसर राइटिंग की निगाह से पढ़ना नहीं, मतलब पहले ही दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं विचार कीजिए। कोर्स 1 प्लेटिनम आपके सामने है, कोर्स 2 डायमंड आपके सामने है, कोर्स 3 जीएस फाउंडेशन ओनली आपके सामने है, कोर्स 4 ऑप्शनल, कोर्स 4-5 ऐसे प्रोग्राम, कोर्स 6 मेंस मेंटरशिप और कोर्स 7 सी सेट मेंटरशिप, ये सब आपके लिए समर्पित है। ये हमारा अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप और फोन नंबर है जिस पर आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरे बारे में जानकारी। कोई भी बच्चा अगर एक्सपीरियंस देखना चाहता है तो जो पहली लाइन में लिखा वही सफिशिएंट होती है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इंटरव्यू दिया आईएएस का तो आपके लिए अच्छा मेंटर हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और स्वाभाविक है, बहुत से बच्चों को जो भी मुझसे गिलहरी की तरह उनके जीवन में सहयोग हो पड़ा है, वो मैंने किया है, कभी पत्रिका के माध्यम से, कभी क्लासेस के माध्यम से, मेरे प्यारे बच्चों। और रिजल्ट लगभग हर वर्ष रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनपैकिंग द कास्ट सेंसस, जाति जनगणना की व्याख्या। अब ये टॉपिक आपके सामने आता है, जरा इस पर एक निगाह बनाएं आप मेरे प्यारे बच्चों। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत अपनी आगामी जनगणना में, जो कि अब होगी, जाति जनगणना को शामिल करने जा रहा है, जो कि स्वतंत्रता के बाद से एससी और एसटी को छोड़कर बंद कर दी गई प्रथा, यानी अन्य जातियों की जनगणना नहीं होती थी। राजनीतिक और सामाजिक मांगों से प्रेरित इस निर्णय का उद्देश्य क्या है, यानी जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है? जाति आधारित सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। यानी इस डेटा के द्वारा हम यह जानेंगे कि जाति, विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, किसके पास कितने आर्थिक संसाधन, घर, मकान, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, इस प्रकार की चीजें। तो सोशियो इकोनॉमी इनइक्वलिटी, ये शब्द को आप पकड़िएगा, जाति जनगणना। यानी अब यूपीएससी अगर कोई प्रश्न पूछेगा भी तो सेम सिंपल है, यानी कास्ट सेंसस को लेकर के सोशियो इकोनॉमी इनइक्वलिटी को कैसे यह उजागर करेगा। पहला अभी से आप लिख लीजिएगा, जिससे आप हमेशा स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। और अगर उजागर करेगा तो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार नीतियों के द्वारा कैसे उसे दुरुस्त करेगी। ये दो चीजें आपको सोसाइटी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, दोनों इकोनॉमी में समावेशी विकास, क्योंकि अगर हमें पता चलता है कौन सी कास्ट सबसे पिछड़ी, तो उसके लिए हम अलग से पॉलिसी इंटरवेंशन करके, राजनीतिक हस्तक्षेप करके, नीतिगत हस्तक्षेप करके हम उनकी गरीबी को दूर कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ेंगे। तो सामाजिक आर्थिक असमानता का पता प्लस समावेशी विकास, यह विषय आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक है यह विषय बड़ा ही गंभीर है मेरे प्यारे बच्चों। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इससे पता चलेगी, और सबसे बड़ा इसका जो फायदा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोगों को यहां मैं समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इस जाति आधारित जनगणना से हमें, यानी यूपीएससी के स्टूडेंट्स को कैसे जुड़ना है। खासकर उस परिस्थिति में जब आप देख सकते हैं बीपीएससी में 2 प्रश्न इस बार जो पूछेंगे, जाति यानी कितनी वैलिड है, तो आप देख सकते हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना देख सकते हैं कि आवश्यकता और महत्व। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आप लोग केवल टाइटल पर, यानी व्हाट इज द इश्यू पढ़ करके, क्या इस प्रश्न का पहला पार्ट लिख पाने में कामयाब हुए हैं कि नहीं, कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता। क्या हम लिख नहीं सकते हैं सोशियो इकोनॉमी इनइक्वलिटी, सामाजिक आर्थिक असमानता का पता लगाना। यानी जाति आधारित जनगणना से सामाजिक आर्थिक असमानता का पता लगेगा। और फिर
अगर ये पता लग गया, इसीलिए इसको किया जा रहा है, इसका उद्देश्य, आवश्यकता का मतलब उद्देश्य। और महत्व क्या होगा? महत्व मैंने आपको बताया कि सरकार उन्हीं को फोकस करते हुए नीतियां बनाएगी, इंटरवेंशन करेगी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी समृद्धि की तरफ हम बढ़ेंगे। इसका मतलब, इसका महत्व है कि जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों का पता चलेगा और उन अति संवेदनशील वर्गों के लिए सरकार बेहतर नीतियां, पॉलिसी इंटरवेंशन करके उनको प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन से बाहर लाएगी। यही इसका महत्व है। आप मुझे बताएं मेरे बच्चे, क्या इस इतने से आप इस प्रश्न को डील कर पा रहे हैं कि नहीं डील कर पा रहे हैं? मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूं। केवल बस आप सोचिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, केवल आपको कहा कि बच्चों बस अंडरलाइन कर लीजिए, इसका उद्देश्य यानी जाति जनगणना कराने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक असमानताओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो आवश्यकता क्यों पड़ी? सामाजिक आर्थिक असमानता का पता लगाना। और महत्व क्या होगा आपको बता दिया गया। यूपीएससी कैट सा केवल आपकी चालाकी, इसलिए हमें क्या होना? क्लेवर होना है, चालाक होना है। कंटेंट के पीछे भागने वाला इंसान कतई नहीं बनना, चालाक बनना है, यूज करने वाला, जिसका नाम है IQIP। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या है जिसका नाम? IQIP। अब आता है वर्तमान में जाति। देखिए, आप एक सामाजिक घटना नहीं रहेगी, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। यानी केवल समाज में जाति नहीं है, जाति अब राजनीति से बहुत बड़े स्तर पर एक्सप्लेन्ड हो रही है, व्याख्यायित हो रही है। यानी राजनीति में जाति की बढ़ती महत्ता आप देख सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न मैंने क्यों लगाए मेरे बच्चे बिहार पीसीएस का? अब आपके सामने एक चार्ट बनाता हूं, देन आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस प्रकार के टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जब आप पढ़ें तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार आप नजर मिलाइए, तब आएगा मजा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं, जाति जनगणना कास्ट सेंसस, ठीक है, तो इसका हमने उद्देश्य पढ़ा और इसका महत्व भी मैंने बता दिया, यानी आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जाति की जनगणना को केवल अगर यहीं तक रोक दें तो मजा नहीं आएगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले चलते हैं इसको लेकर के जीएस पेपर 4 की तरफ। हालांकि मैं जीएस पेपर 1 में आ सकता हूं, लेकिन मैं जीएस पेपर 4 में जा रहा हूं, क्योंकि जीएस पेपर 4 में 2014 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप जाकर के देख लीजिएगा कब पूछा गया है। 2014 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में जाति व्यवस्था को लेकर के, कास्ट सिस्टम को लेकर के क्या विषम अभिवृत्तियां पाई जाती है, यानी जाति को लेकर के एटीट्यूड इंडियन सोसाइटी का कैसा है, इस विषय पर 2014 में प्रश्न पूछा गया। इसका मतलब जाति, ये जो आप जाति जनगणना देख रहे हैं, इसे हमें इथिक्स की निगाह से भी देखना है कि क्या इस प्रकार की जनगणना भारत में जाति व्यवस्था के प्रति लोगों की अभिवृत्ति को और मजबूत करेगा या जाति व्यवस्था के प्रति उनकी अभिवृत्ति को कमजोर करेगा। अब यह रिपोर्ट आएगी, उसके बाद के एनालिसिस पर यह डिपेंड करता है। यह जाति जनगणना यह भी दिखाती है कि भारत में जाति अब एक सामाजिक परिघटना, यानी सोशल फेनोमेना नहीं, ये सामाजिक परिघटना अकेले नहीं, यानी समाज की एक सच्चाई है जाति, लेकिन अब ये राजनीति की एक बड़ी सच्चाई बन चुकी है। कैसे? क्योंकि जाति जनगणना पे आप देख सकते हैं सभी राजनीतिक दल कितने मुखर होते हैं। तो जाति अब राजनीति के साथ गहरे स्तर पर कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि राजनीति में जिस प्रकार से जाति को लिया जा रहा है, समाज में जिस प्रकार से जाति को लिया जा रहा है, ये क्या है? पॉलिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। और आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? हम कहेंगे भैया जीएस पेपर 4 की यूनिट 2 देखिएगा, एटीट्यूड वाली, तो उसमें लिखा पॉलिटिकल एंड मोरल एटीट्यूड, राजनीतिक एवं नैतिक अभिवृत्ति। तो राजनीतिक अभिवृत्ति जाति के प्रति जाति जनगणना में स्पष्ट रूप से देखी जाती। सभी राजनीतिक दल जाति जनगणना के पक्ष में एक समान
या साझी या शेयर्ड अभिवृत्ति या एटीट्यूड साझा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करते हैं कि नहीं करते? आप बताएं मुझे। आप कहेंगे हाँ सर करते। तो जीएस पेपर 4 कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं। मैं कहूं आप ऑप्शनल पे आइए, छोड़ दीजिए, आप ऑप्शनल पे आइए। किस पर आई? ऑप्शनल पे। हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, सोसाइटी, क्या दोनों जगह पर, यानी सॉरी सोशियोलॉजी, क्या समाजशास्त्र में यह जाति जनगणना एक वैलिड क्वेश्चन के रूप में है कि नहीं? विचार कीजिए आप। क्या हिंदी लिटरेचर में जब आप मैला आंचल पढ़ते हैं, जिस प्रकार से जातियों का जिक्र किया जाता है उपन्यास में, और हर एक गांव को या उस गांव में जो टोला होता है, यानी कुछ गांव का एक समूह, जिस तरीके से उसको कास्ट बेस्ड नाम दिया है, कायस्थ टोला, राजपूत टोला, ततमा टोला, ब्राह्मण टोला, इस प्रकार का जो जिक्र किया गया है, क्या वो भारत में जाति व्यवस्था की जो सच्चाई उसको प्रकट नहीं करता है? मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं जाति जनगणना कर रहे हैं, जब वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरी गंज का समाज किस प्रकार से जातियों में बटा होगा, और वहां पर भी जातियां अपनी जाति के हिसाब से राजनीति का चयन कर रही हैं। तो यस, जाति केवल आज पॉलिटिकल फिनोमिना नहीं बना, जाति एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन यह राजनीति का एक आवश्यक अंग तब से बनी हुई जब से हमने लोकतंत्र को अपनाया। प्रेम कुमार पांडे कह रहे हैं आल्सो रिलेटेड टू एंथ्रो इन इंडियन कास्ट सिस्टम पेपर 2। बस बेटा, अगर एंथ्रो में तुम आ जाओ मेंटरशिप में, ठीक है, तो 2014 ऑप्शनल। इंडियन सोसाइटी में आप देख सकते हैं कितनी बार जाति पर क्वेश्चन पूछा गया, दलित असर्सन एंड सो ऑन सो ऑन। तो कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में अभी तक 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो जाति जनगणना हम जो पढ़ रहे, इस पर बड़ी गहरी चर्चा चाहिए, इसलिए मैं एक जिक्र कर दे रहा हूं यहां पर। और मेरे प्यारे बच्चों, जाति जनगणना के जो डेटा आएंगे, उसी से हम प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन भी दूर कर पाएंगे, क्योंकि तब हमें पता लग जाएगा एग्जैक्ट कौन सी जातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी हुई हैं। फिर उनके लिए हम टारगेटेड फोकस्ड प्रोग्राम, क्या न्यूट्रिशन, क्या हेल्थ केयर, क्या एजुकेशन, क्या स्किल, क्या ट्रेनिंग, क्या प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को दूर करने वाले सारे फैक्टर्स उन्हें दे पाएंगे। तो ये कोई कॉमन टॉपिक नहीं, जाति जनगणना मेरे बच्चे, ये हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है। हर जाति में महिलाओं की स्थिति क्या है, यह भी हमें पता चलेगी। वुमेन एम्पावरमेंट में भी इसका बड़ा रोल होगा, हम देख सकते हैं। जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस तो पूरा समझिए इसका आधारित बन रहा है। हम कह सकते हैं, उस निबंध का भी जिक्र कर सकते हैं, सोशल जस्टिस बताते हुए कि आर्थिक समृद्धि के बिना सामाजिक न्याय, परंतु सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, और इसी सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए भारत में जाति जनगणना को आगे बढ़ाया जा रहा है। लिख सकते हैं कि नहीं इस निबंध का एक हिस्सा मेरे प्यारे बच्चों? व्हाटएवर, बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं। आई होप आप रेंज समझ रहे। तो जाति जनगणना पर आपकी और मेरी निगाह अब पैनी बन चुकी है। आज से मैंने इसको पकड़ लिया है। अब जब तक ये होगी तब तक जितने आर्टिकल आएंगे सब कराऊंगा, जैसे कुंभ पर कराया था 3-4 आर्टिकल लगातार, और कुंभ पर डायरेक्ट बिहार में क्वेश्चन आया है, और कुंभ पर यूपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही जाति जनगणना आप देखना हर जगह फंसेगी। आई होप आप समझ गए, अब तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बच्चे, तो जाति जनगणना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यही विषय हम लोग स्वाभाविक रूप से आज पढ़ रहे हैं, जिसका कंटेंट आपके सामने अब मैं निकाल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑलवेज एक ही चीज ध्यान में रखिए भाई, सिलेक्शन चाहिए तो अब हमको और आपको एक दूसरे का साथ खूब चाहिए। आप इस चीज को मानेंगे नहीं मानेंगे, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, गलती होगी, यानी अब हमको आपको साथ एक दूसरे का चाहिए, सिंपल सी बात, उसके बिना आप काम चलने वाला नहीं।
तो जाति जनगणना की व्याख्या आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, कर लेंगे बेटा, अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं। जाति जनगणना की व्याख्या, लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत, वही जो मैंने आपको बताया, यानी उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, जीएस पेपर 1 सोसाइटी मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज आपके सामने है। फिर है जीएस पेपर 1 भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता। आप बताइए भैया, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है कास्ट बेस्ड सोसाइटी, जाति आधारित समाज, और उस जाति आधारित समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, इस बात की गणना के लिए सोशियो इकोनॉमी, उनकी स्थिति पता लगाने के लिए जाति जनगणना की जाएगी मुख्य जनगणना के साथ मेरे प्यारे बच्चों। फिर आता है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, क्या ही बोलूं, हर जगह ऐसे आप कहीं भी लगाइए। ठीक है, यूपी पीसीएस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और भी जितने स्टेट हो सकते हैं वहां से सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए 2024 का यह प्रश्न जो आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस पर एक निगाह आप बनाइए। ठीक है, इस प्रश्न को आप देखिए क्या कह रहा है, जरा इस प्रश्न को पढ़िए, 2024 वाले प्रश्न को, और फिर हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं है, हम लोगों को सीखना है। ठीक है, क्या करना है, हम लोगों को सीखना है। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक, यानी सरकार ने समानता और सामाजिक न्याय के लिए खूब नीतियां बनाई हैं। अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का मतलब जैसे रिजर्वेशन, अफर्मेटिव एक्शन, कि यानी जो पिछड़े हैं उनकी स्थिति में बदलाव के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाए, का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। टिप्पणी कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि कास्ट सेंसस जो है वह वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ दिला पाने में कामयाब होगी? क्या ऐसा हम कह सकते हैं? ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी मेरे प्यारे बच्चों, संविधान ने जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समान अवसर की बात की है, उसका कितना प्रभाव जमीन पर दिखा, यह इस प्रश्न की डिमांड है, पहला। दूसरा, क्यों आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाया? तीसरा, क्या कारण है कि रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड जैसी योजनाएं लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रही? तो ये इस प्रश्न की डिमांड है, 3 पॉइंट। और मेरे प्यारे बच्चों, कास्ट सेंसस लेख से इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं? तो इस लेख में मेरे प्यारे बच्चों स्पष्ट रूप से कहा गया, जैसा मैंने जिक्र भी किया है, कि जब हमें जातियों की सटीक संख्या ही नहीं पता तो हम उनके लिए टारगेटेड प्लान कैसे कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो यह पॉलिसी ब्लाइंडनेस जैसा है, नीतिगत अंधकार जैसा है कि भाई किसके लिए नीति बनाए, यानी कि धृतराष्ट्र वाली स्थिति है, याद रखिएगा। तो लेख यही बताता है कि बिना आंकड़ों के आप सामाजिक न्याय को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। इसलिए यह प्रश्न सीधे इस बात से जुड़ता है कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। आई होप मेरे इतने एनालिसिस से आप समझ गए, एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा। फिर आता है भारत में जाति की पहचान द्रव और स्थिर क्यों है, फ्लूइड एंड स्टैटिक दोनों है। ठीक है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। जाति की पहचान क्या है, फ्लूइड भी है, स्टैटिक भी है। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब क्या होता है, यानी कि लिक्विडिटी, तरलता। तो प्रश्न की डिमांड यही है कि भैया भारत में कुछ लोग अपनी जाति बदल लेते हैं, स्थान, शिक्षा, रोजगार के कारण। एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, वहां पर चौधरी लगा लिया अपने नाम के आगे। ठीक है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के कारण उन अपनी जाति बदल पाते हैं, स्थान, शिक्षा और रोजगार के कारण। इसे कहा जाता है लिक्विडिटी। और स्वाभाविक है,
ज्यादातर मामलों में जाति जन्म से निर्धारित होती है और बदलती नहीं है। यह स्टैटिक नेचर है जाति का। दोनों बात समझ पाए कि यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, अपनी जाति, एक पीढ़ी ने अपनी जाति एक्स थी उसको वाई कर दिया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उनकी जाति वाई की तरह चल पड़ती है। एजुकेशन में बहुत आगे बढ़ गए, रोजगार में बहुत आगे बढ़ गए, तो इसके कारण अपनी जाति बदल लेते हैं। आई होप आप दोनों पॉइंट समझ गए। तो इस लेख से इसका जुड़ाव आईक्यू आईपी कैसे, तो लेख में बताया गया कि शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन जातिगत सीमाओं को तोड़ता है। यानी शहर में अगर आप आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जातियों का जो सिस्टम है वो गांव के मुकाबले कमजोर है। यानी जो शहरीकरण है वो फ्लूइड कास्ट आइडेंटिटी बनाती है, ऐसा लेख में कहा गया, फ्लूइड। लेकिन चुनाव, आरक्षण और राजनीति, इन तीनों में जाति का उपयोग स्टैटिक पहचान को मजबूत करता है, यानी उनकी वही पहचान फिर से बनी रह जाती है। याद रखें। मजा आया मेरे प्यारे बच्चों? मजा आया कि नहीं? मैं ठीक है। दोनों प्रश्न समझ में आए 100% सभी बच्चों को? फिर आता है आरक्षण, राजनीति और सशक्तिकरण। तो क्या आरक्षण से सशक्तिकरण आया? तो आरक्षण तो एक अलग बात होगी, लेकिन असली समस्या है इनकी सशक्तिकरण की राह में सबसे बड़ा है सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। कैसे दूर होगा? सरकार की नीतियों के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा। तो इस प्रकार की चीजें, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता पड़ती है। तो स्वाभाविक जाति जनगणना नीतियों के द्वारा बेहतर न्याय बढ़ाएगी, तो स्वाभाविक है वहां पर दान की आवश्यकता कम पड़ेगी, यानी फिलैंथ्रोपी की आवश्यकता है। सरकार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं की आवश्यकता कम पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। बाकी बिहार के इन क्वेश्चंस का मैंने जिक्र कर ही दिया है, आप इसको डील देंगे। तो मैंने 5W+1H पर, ठीक है ना, जाति जनगणना क्या है, क्यों की जा रही है, कब की गई थी, अब की जा रही, कहां कहां लागू होगी, कौन कर रहा है, कैसे किया जाएगा, ये मैंने बहुत शॉर्ट में ही आपको बता दिया है, क्योंकि इस पर बहुत से आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है। राजनीतिक रूप से जाति जनगणना का क्या इंपैक्ट होगा, सामाजिक रूप से इसका क्या इंपैक्ट होगा, आर्थिक रूप से इसका क्या इंपैक्ट होगा, संवैधानिक कानूनी रूप से इसका क्या उपयोग होगा, प्रशासनिक रूप से इसका क्या उपयोग होगा, यह भी विस्तार से आपको बता दिया गया। फिर इसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या भारत में जाति जनगणना सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकती है या यह जातीय ध्रुवीकरण को और गहरा करेगी? विवेचना कीजिए। यानी वही लिक्विड और स्टैटिक पार्ट आपको लिखना है कि क्या ये लिक्विडिटी बढ़ाएगी या ये और स्टैटिक पन लेकर के आएगी। लिख लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि प्रस्तावना, मुख्य विश्लेषण, जाति जनगणना के तर्क, इसकी आलोचना, वैकल्पिक समाधान और एक बेहतर निष्कर्ष मेरे प्यारे बच्चों सेम वही इंग्लिश के अंतर्गत आपको मिल रहा है। ठीक है। अब इसके बाद बिहार वाला मैंने बता दिया। फिर भारत में जाति जनगणना को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आई होप कि मजा आ गया। दुर्लभ मृदा खनिज चीन का ट्रम्प कार्ड, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जो पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक में आपको कोई इश्यू आएगा नहीं। क्या आएगा? स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया भैया ट्रम्प टैरिफ खेल रहे हैं, और अगर ट्रम्प टैरिफ खेल रहे हैं, अब उसके पास रेयर अर्थ मिनरल है, वो खेल रहा है, फॉरेन पॉलिसी का एक टूल इस्तेमाल कर रहा है। क्या इसको कर लेंगे मेरे बच्चे? बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यूएस चाइना ट्रेड वार के बीच चीन ने दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अब ये दुर्लभ पृथ्वी खनिज क्या होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, चीन का सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल है। अपन ना जाने कितनी बार इसको कर चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो स्वयं इसको पढ़ेंगे, बड़ी इजीली समझ जाएंगे, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। इन खनिजों पर चीन का लगभग एकाधिकार है, जो अमेरिका की तकनीकी और रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक, यानी अमेरिका की टेक्नो और डिफेंस सेक्टर को इससे नुकसान होगा। इससे अमेरिका को भारी झटका लग सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर संकट उत्पन्न होता है। सन्नी सिंह कह रहे सर आपका मॉडल आंसर बहुत ही बेस्ट होता है, सच में। ओके बच्चे, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है ना। वेयर इन द वर्ड आर रियल द रेयर अर्थ, तो
रेयर अर्थ में चाइना के पास कितना है, वियतनाम के पास, इंडिया के पास, ब्राजील के पास, रशिया के पास, सारी चीजें यहां बताई गई हैं। टॉपिक जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी रिसोर्सेस, ठीक है, जीएस पेपर 2 आईआर, चाइना की इस नीति का भारत पर इंपैक्ट, जो वो अमेरिका के लिए लगा रहा है लेकिन ऑब्वियस इंडिया पर भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में भी यह साइंस सेक्टर में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए से। और यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी पीसीएस, महाराष्ट्र और अन्य सभी पीसीएस में भी इसका उपयोग है मेरे प्यारे बच्चों। तो अमेरिका चीन व्यापार अब इसी का डिटेल में यहां दिया गया है, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं। दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं, कैटेगरी और एलिमेंट, इनका क्या क्या यूज होता है डिफेंस में, ग्रीन टेक में, सारी चीजें हम बता दी गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर किस किस रासायनिक यानी रेयर अर्थ एलिमेंट सब का क्या क्या उपयोग होता है, आप एक एक का मैंने दे दिया है। तो ये टोटली प्रीलिम्स का है, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा आपको, इसमें कुछ भी और घुसने की आवश्यकता नहीं है। यानी हर चीज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए संभावित पूछने जाने वाले सब कुछ एक एक चीज बना दी गई। एक मेंस का क्वेश्चन भी बना दिया गया, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, यानी चाइना पर तो भैया, अमेरिका पर तो आर्टिकल वाला लिख रहा, मैंने बना दिया। दुर्लभ पृथ्वी खनिजों पर चीन का नियंत्रण न केवल व्यापारिक बल्कि सामरिक चुनौती भी है, इस संदर्भ में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तथा भारत पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। कर लेंगे बेटा, बस एंजॉय करिए। और फिर प्रीलिम्स के ढेर सारे प्रीलिम्स अथवान वाले क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग भी फाउंडेशन कोर्स या मेंटरशिप वाला प्लान कर रहे हैं, आप उसमें सारी टेस्ट सीरीज शामिल है, प्रीलिम्स और मेंस की, तो बहुत सस्ता, 1000 रुपए भी आपको नहीं पड़ेगा, दिमाग में रख लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के मन में आए सर जीनोम संपादित बीज दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत का प्रतीक होंगे। आपको मैंने बताया इंडियन एक्सप्रेस में पहली बार 2 नई जीनोम संपादित चावल किस्में, यही बात कृषि मंत्री भी कह रहे हैं और यही बात इंडियन एक्सप्रेस में आया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जीनोम एडिटेड धान की किस्मों के विकास की घोषणा की, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा यह तकनीकी प्रगति भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया कि यह बीज किसानों को उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आता है यूपीएससी सिलेबस यानी टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में उसका रोल मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारत की उपलब्धियां क्या है, आप देख सकते हैं सिलेबस का पार्ट आपके। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, ऑब्वियस एग्रीकल्चर से रिलेटेड विषय, यानी बायोटेक्नोलॉजी, हम किसानों को एक प्रकार की सहायता दे रहे हैं, तकनीक की सहायता उत्पादन को बढ़ाने के लिए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, इससे जीडीपी कैसे बढ़ेगी, रोजगार कैसे बढ़ेगा। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों टॉपिक को एक साथ, सोलर पैनल वाला और ये भी कनेक्ट करके समझा दिया था। एक बार सब बच्चे बताएं, शुरुआत में अगर समझ गए, अंदर अब कुछ भी नहीं है, वही बात जो मैंने कही उसी को ढेर सारा कंटेंट के साथ यहां पर कह दिया गया है। सेम यूपी पीसीएस, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान पीएससी, एसे और प्रीलिम्स के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, और यही है अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी जिसके द्वारा हम चावल की नई किस्में बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यह निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी, मैंने बताई दिया था समावेशी विकास के लिए, कि अगर हम ज्यादा उत्पादन करेंगे, एग्रीकल्चर ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, ज्यादा लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वो चक्र याद करिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में विभिन्न प्रकार की क्रांतियां पूछा है, तो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, यह बात उन्होंने कही है। आई होप आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चावल की किस्में बनाई गई हैं और क्रिस्पर कैस 9 जीनोम एडिटिंग तकनीक के द्वारा ये बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन आपको बता दिया गया है यहां पर, यानी कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई है। पहलू प्रथम हरित क्रांति, केंद्र क्या था, गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्में, ठीक है। जीनोम एडिटिंग क्या होती है, जीन का बदलना, आप देख सकते हैं विस्तार से यहां पर दे दिया गया कौन सी तकनीक यूज कर। तो जीनोम संपादन से क्या तात्पर्य, कितना सरल, किसी जीव के डीएनए में क्रिस्पर कैस9, टैलेन या जेडएफएनएस जैसे उपकरणों का उपयोग करके विदेशी जीन को शामिल
किए बिना सटीक संशोधन कर देना है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएमओ फसलें होती है ना उससे अलग होता है, उसका तो जीन ही बदल दिया जाता है, इसमें उसी जीन में कुछ मॉडिफिकेशन डाल दिया जाता है जिसे एडिटिंग बोलते हैं। जीएमओ और जीनोम संपादन के बीच अंतर भी बता दिया, कितना बढ़िया कंटेंट। जीएमओ क्या है, जीनोम एडिटेड फसलें क्या है, जिससे आप कभी फंसे ना। प्रमुख तकनीकें, तीनों तकनीकें हैं। अब इन तकनीकों का देख सकते हैं, तकनीक का नाम क्रिस्पर केस9, पूर्ण नाम, क्या काम करते हैं, इनकी विशेषता क्या, प्रीलिम्स पॉइंट क्या, उदाहरण क्या। क्रिस्पर केस9 टैलेंट आप देख सकते हैं सारी चीजें विस्तार से। जेडएफएनएस, मेगा न्यूक्लियस बेस एडिटिंग, प्राइम एडिटिंग, ठीक है। नेमोनिक्स भी बता दिया, क्रेजी टैलेंटेड जेब्रा मेक्स ब्यूटीफुल प्रिंट, सी से क्रिस्पर, टी से टैलेंट, जेड यानी सभी तकनीकों का नाम भी दे दिया। यूपी एग्जाम ट्रैप जोन, भ्रम या गलतफहमी क्या होगी, सच्चाई क्या है, आपके सामने आप देख सकते हैं। क्रिस्पर पहली तकनीक थी, नहीं। जेड एफएनएस और टैलेंट पहले आए थे। बेस एडिटिंग में डीएनए कटता है, नहीं। डीएनए बिना कटे बेस बदलता है। सभी तकनीकों में केस9 होता है, नहीं। केवल क्रिस्पर में केस9। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें। टू ब्रेक थ्रू वेराइटीज, अब आप देख सकते हैं वेराइटी पूरा विस्तार के साथ। बेनिफिट ऑफ जीनोम एडिटिंग क्रॉप्स, सब विस्तार से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मजेदार कंटेंट है। विश्व में सबसे अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कहां होती है, ठीक है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये सारी चीजें डिटेल में। इसके साथ क्या चैलेंजेस हैं, आगे का क्या रास्ता है, बहुत इजी, आप देख सकते हैं डिटेल में आपके सामने। फिर मेंस मॉडल क्वेश्चन, जीनोम एडिटेड बीज भारत में दूसरी हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण के संदर्भ में चर्चा कीजिए, आप देख सकते हैं। प्रस्तावना, मुख्य बिंदु, ठीक है, संक्षेप में। फिर प्रीलिम्स के लिए सारे ढेर सारे क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी पर, ये सारी चीजें। मजा आ गया। अब आता है हल से लेकर पैनल तक किसानों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला भविष्य तैयार करना। क्या इस टॉपिक में कुछ अलग से बताने की आवश्यकता है, आप सब बताएं मुझे बच्चे। क्या जो स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई एक ही साथ आप फसल भी पैदा कीजिए, सोलर पैनल भी पैदा कीजिए, और दोनों के माध्यम से किसानों की इनकम बढ़ाइए, भारत की रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाइए, और जो पंचामृत में हमने कार्बन न्यूट्रल होने का 2070 तक का टारगेट रखा, उस टारगेट को भी अचीव कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। सेम एग्रीकल्चर की वही यूनिट यहां पर आके लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। अब देखिए बिहार में आपसे प्रश्न पूछा किया कि व्याख्या कीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी किस प्रकार कृषि उत्पादकता और खाद्य संरक्षण में मदद कर रहे हैं, तो ये भी बना दिया गया। न्यूज में क्या है, ठीक है ना, विस्तार से इसको आप पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, बहुत संक्षेप में इसको क्रिएट कर दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे। मॉडल क्वेश्चन भी बना दिया गया है, ठीक है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी रेडी हैं, तो बस एंजॉय करिएगा। बाकी कोई डाउट होगा, क्या भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद में अरबों डॉलर खो रहा है, ये वही टॉपिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 जिलों मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर नगर में एक छोटा सर्वे किया गया। इसमें पाया गया कि वहां की असली फैक्ट्री वाली कमाई जीबीए यानी ग्रास वैल्यू एडेड सरकार के आंकड़ों से दोगुनी थी। ग्रास वैल्यू एडेड वही होता है कि आपने 1000 की वस्तु बनाई तो उसमें कितना इनपुट लगा, 400, इसको निकाल दीजिए तो 600 जो बचा वो जीबीए होता है, आप सबको पता है। तो कहने का मतलब इन आंकड़ों में जीडीपी कैलकुलेशन की कमी पाई गई है। तो जीडीपी कैलकुलेशन की कमी, यानी सरकार कह रही है यहां 8.1 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ, पर जमीनी सर्वे कह रहा कि 17 यानी दुगना उत्पादन हुआ। सवाल, तो क्या हमारी जीडीपी की गणना गड़बड़ है, क्या हम नीचे की असली कमाई को कमा कर, यानी जीडीपी की गणना जो राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है वो ऊपर से की जाती है, और अगर हम जिले से जीडीपी की गणना करें तो ये कहा जा रहा है इस रिसर्च में कि जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी, यह आप ध्यान दीजिएगा। तो नीचे से करना चाहिए, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यह विषय डिस्कस कर दिया है कि जीडीपी की गणना पर प्रश्न पूछता भी है, एक नए प्रकार का टॉपिक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
यानी कहा गया है कि सटीक माप नहीं हो रही है, यही मुद्दा उठाया गया। जीडीपी क्या होती है, जीबीए क्या होती है, मैंने यहां बता दिया है। जीडीपी की गणना कैसे की जाती है वो भी आपको पता है, मैंने यहां पर बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यूपी में जो किया गया है वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। किन किन जिलों में किया गया, क्या आंकड़ा निकला है, तो ये सारी चीजें आप कर लेंगे। और मॉडल क्वेश्चन यहां पर बहुत बढ़िया बता दिया गया। जीडीपी गणना में जिला स्तर की उपेक्षा भारत के विकास एवं संसाधन आवंटन को किस प्रकार प्रभावित करती है, चर्चा कीजिए। तो ये एक बढ़िया सा प्रश्न भी है। फिर जीडीपी और जीबीए पर क्वेश्चन भी यहां पर बना हुआ है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है एंजॉय से। भारत में गिग वर्क की कठोर वास्तविकता, तो बच्चों कितनी बार हो चुका हूं ना जाने कितनी बार, अभी कुछ दिन पहले भी तो गिग वर्कर्स पर मैंने कंटेंट दिया है, आप इसको स्वयं पढ़ेंगे, इसमें आपको अलग से कुछ भी मैं नहीं कराने जा रहा, जो कि बहुत बारी करा चुका हूं। बट चूंकि नया सेशन स्टार्ट था इसलिए कंटेंट मैंने नए ढंग से दिया, चूंकि आपको कॉपी बनानी इसलिए मैंने कंटेंट आपको अलग से दिया। भारत में गिग इकोनॉमी के विस्तार ने रोजगार की परिभाषा को तो बदला, लेकिन क्या यह बदलाव श्रमिकों के लिए लाभकारी है, सामाजिक सुरक्षा, महिला सहभागिता और भविष्य की स्थिरता के संदर्भ में चर्चा कीजिए। आप देख सकते हैं प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आ गए। तो अब 5 तारीख से एक नई शुरुआत, भारत में संसदीय निगरानी को मजबूत करना, मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में जो समझाया है वही है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर भी हम लोग कई बारी चर्चा कर चुके हैं, इसमें भी अलग से कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं। कालेश्वरम में संकट, तो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या है और क्या क्या संकट है उसको प्रीलिम्स की निगाह से खूब बढ़िया से बता दिया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन, खतरनाक क्लोरपाइरीफोस, ये क्या है जरा आप देखिएगा प्रीलिम्स में, और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति आईएएस 2026-27 नया सत्र शुरू हो रहा है, एडमिशन प्रारंभ हो गए, ऑफर भी अभी तक के लिए है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो कोर्स 1 प्लेटिनम आपके सामने है। अगर आपको देखने से लग रहा होगा फीस ज्यादा, लेकिन अगर आप 2 साल की हर एक कोर्स की आप केवल फी निकालिएगा तो मंथली 1000 से कम ही आपको फीस लगेगी। और इसी प्रकार से डायमंड कोर्स, इसी प्रकार से फाउंडेशन, इसी प्रकार से ऑप्शनल, इसी प्रकार से एसे, और इसी प्रकार से हमारी मेंस मेंटरशिप 2025 की, जिसमें कॉपी चेक करना हमारी प्राथमिकता, सीसेट मेंटरशिप, ये सभी शामिल है। थैंक यू सो मच बच्चों। जिनको भी जुड़ना है वह हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, ये हमारा कॉलिंग नंबर जिस पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खूब मेहनत कीजिए। और आज टॉपिक बहुत ज्यादा हो गए थे क्योंकि 2 दिन का था, सैटरडे और संडे, ठीक है। अब मजा आया बच्चों? एक बार मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एनालिसिस में मजा आया? कोई सुझाव है तो जरूर बताएंगे। क्या एनालिसिस में मजा आ गया है? एक बार मुझे विस्तार से बताएं। ठीक है, एक बार सभी बच्चे। और दूसरी चीज है, जो भी मेंटरशिप अनिल आप सब लेना चाहते हैं उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑफर मई महीने में है, जून में एडमिशन की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि मैंने पहले का संख्या कम रखूंगा जिससे जस्टिस हो सके। तो आप सब उसकी प्लानिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे और धुआंधार तरीके से, और 2026 फतह करेंगे। 5 मई से 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है, सिंपल सी बात। ओके बाय, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू।